नमस्कार। एक व्यक्ति कई बार एक ही भूमिका में होता है, लेकिन कुछ लोग एक ही जीवन में एक ही समय में अलग अलग भूमिकाओं में होते हैं। उन्हें बोलते हैं बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी। और हमारे साथ हैं आज कुमार अजय, एक लेखक, एक पत्रकार, एक शिक्षक, एक रंगकर्मी और फिर अब जनसंपर्क कर्मी। आज खास बात यह है कि कुमार अजय साहब का जन्मदिन भी है, तो आपको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जन्मदिन आपके लिए बहुत शुभ हो, आने वाले भविष्य के लिए आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया। आपका जन्म घांगू के अंदर हुआ जी। और घांगू जाना जाता है जीर्ण माता की जन्मस्थली के लिए जी। और आपने इसको बहुत आगे तक भी पहुंचाया है। कहाँ से शुरू हुआ ये सफर? आपको कैसे पता चला कि जीर्ण माता यही की बेटी थी और फिर उनका दुनिया भर में प्रसार होना चाहिए उनके नाम का, अपने गांव का, उसके हिसाब से? जीर्ण माता जी के बारे में चर्चा करें तो वो जो है बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि हमने उसको कहीं पहुंचाया नहीं। उसके पहले हम नहीं जानते थे कि घांगू उनकी जन्मस्थली है। हाँ, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, आप तो जानते थे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन जीर्ण माता जी और जो हर्ष भैरवनाथ हैं, उनका जो है अपने आप में इतना व्यापक जो है व्यक्तित्व है और लोक देवता के रूप में वो बहुत ख्यात भी थे, पूजनीय भी थे। बहुत सारे लोगों के कुलदेवी कुल देवता भी हैं। तो जीर्ण माता जी के बारे में तो ये तो बात मैं नहीं कहूँगा कि मैंने उन्हें पहुँचाया, लेकिन मैंने जब बुजुर्गों से सुना, जब से मैं छोटा सा था तभी से मैंने ये बात सुनी कि जीर्ण माता जी और हर्षनाथ जी यहीं के हैं, अपने घांगू के हैं। तो ये मन में ये बात सुन के बहुत अच्छा जो प्राउड फील होता था, एक गर्व फील होता था, अच्छा लगता था। और जब इस दुनिया से जुड़े, छपने छपाने की, लिखने लिखाने की दुनिया से जुड़े, तो लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा बहुत जो हम भी जो है इन चीज़ों को लेकर लिखें। तो लिखा तो उससे क्या हुआ कि नई पीढ़ी है उसको भी कहीं ना कहीं जो है ये जानने का अवसर मिला कि ये है। बाकी उसके बाद बहुत सारी चीज़ें और भी हुई, फिल्म भी बनी है इस विषय पर और एक सीरियल भी इस विषय पर बना है। तो बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा काम होगा भी। और मुझसे पहले भी बैजनाथ जी पवार ने इस पे नाटक लिखा है और मेरी भी इच्छा है कि जीर्ण माता जी और हर्ष भैरवनाथ को लेकर मैं कोई अच्छी कोई किताब जो है तैयार करूँगा। उसके बारे में लगातार सोच रहा हूँ। कुछ मैंने कविताएं इस पर लिखी और वो एक बार बीच में छूट गई। मैं सोच रहा हूँ दोबारा नए सिरे से सोच रहा हूँ कि इस पर किस तरीके से इस पर लिखा जा सकता है कि वो एक साहित्यिक योगदान भी हो। मतलब अखबारों के जरिए, लेखों के जरिए तो हमने किया ही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि एक साहित्यिक योगदान भी हो और एक अच्छी रचना जो है इस रूप में सभी लोगों के सामने आए। चलिए ये बताइए कि आपका बचपन कैसा रहा गांव के अंदर? क्योंकि आप गांव में ही रहे हैं, गांव में पले बढ़े हैं। एक बात तो ये है कि बचपन जैसा सभी का रहता है वैसा रहा ही था, लेकिन उसके इतर दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि एक लेबल जो है वो लेबल हम पे था कि मैं पढ़ाई में थोड़ा ठीक ठाक बच्चा था। पढ़ाई में जो ठीक है और जो सिंसियर है उसके साथ के बहुत सारी चीज़ें ऐसी जुड़ जाती हैं कि वो कहना मानेगा, सबका अच्छे से रहेगा, मैंने सुना सिंसियर तो नहीं थे, पूरे अनुशासन में रहेगा। मैंने सुना सिंसियर तो नहीं थे, पढ़ाई में जो होशियार है उसको, उसकी मान्यता यही है। अब अपनी जो एक वो मापदंड यही, पढ़ाई में जो होशियार है उसको ठीक ही माना। मैंने सुना है कि आपके तो स्कूल के अंदर बड़े पंगे हो गए थे, आपको निकाल भी दिया था स्कूल से। वो बातें हम करेंगे बाद में। तो बचपन की जो बात कर रहे थे तो वो उस तरह का रहा, लेकिन उस लेवल के कारण और कहीं न कहीं भीतर की संजीदगी के कारण बहुत सारी चीज़ों से वंचित रहना मैं मान सकता हूँ कि उस बचपन का जो आनंद हमने लिया उससे बहुत ज़्यादा भी लिया जा सकता था। जिस तरह के बच्चे गांव में होते हैं और हमारी पीढ़ी से पहले जो लोग जितना आनंद उठाते थे बचपन का, और हमसे बाद में तो वो चीज़ें खैर गायब हो ही रही हैं। बहुत कम जो है बच गया आनंद बच्चों के जीवन में। तो हम वो बीच की पीढ़ी के हैं। मैं सोचता हूँ कि मध्यम सा जो है वो आनंद लिया। दूसरी चीज़ है जो है वो पारिवारिक स्थिति के कारण कुछ चीज़, हालांकि बचपन एक अलग ही चीज़ होता है, उसको बहुत ज़्यादा सरोकार इन चीज़ों से नहीं होता है, फिर भी कहीं ना कहीं वो पारिवारिक स्थिति है वो कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो आर्थिक तंगहाली जो थी उसका असर बचपन पे रहा ही रहा। और तीसरी बात अच्छी जो ये रही कि
मेरे पापा जो हैं उनकी चाय की दुकान थी। तो मैं जब से 5-6 साल का था तभी से ही उस दुकान में पूरी तरह से शरीक था, मतलब कहीं कहीं पढ़ाई के साथ साथ। तो उसका लाभ बहुत मिला। उसके नुकसान कुछ हो सकते हैं कि आप काम पे ध्यान दे रहे हैं, कि पढ़ाई कम कर पा रहे हैं, कि ज़्यादा कर पा रहे हैं, कि या खेलने के लिए आपको टाइम नहीं मिल रहा है, या दूसरी चीज़ें आप नहीं कर रहे हैं, बचपन के जो और दूसरे आनंद है वो हो सकता है नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उसका एक अलग तरह का लाभ मिला कि गांव के वो ज़माना ये था अरविंद जी की, उस ज़माने में बहुत ज़्यादा अखबार लोगों के पास आते नहीं थे। तो मेरे गांव में केवल पापा की दुकान जो थी उसी में एक जो है स्थायी रूप से अखबार आता था। बाकी कुछ लोग 1 महीने के लिए किसी ने चालू कर दिया फिर वापस बंद कर देते थे। सरकारी स्कूलों में भी अखबार नहीं आता था, लेकिन हम जो दुकान थी उसमें अखबार आता था। तो उस अखबार के बहाने और उस चाय के बहाने, जो पुराने कैफ़े हाउस होते थे, उस तरीके से गाँव में एक व्यवस्था थी कि जितने भी पढ़े लिखे और शिक्षित और अच्छे जो लोग थे, जागरूक जो लोग थे, वो सुबह सुबह ही अपने घर की चाय पीकर या चाय पिए बिना ही वो हमारी चाय की दुकान में आ जुड़ते थे। और उनके बीच जो एक बहुत ही गंभीर और सार्थक और बौद्धिक और उस तरह का राजनीतिक और सामाजिक और वो चर्चाएं चलती रहती थी। तो मैं मेरा सौभाग्य कहूँगा कि उन चर्चाओं में कहीं न कहीं मैं भी चाहे दर्शक के रूप में और कभी कभी मैं उसमें बोल भी जाता था, शामिल भी हो जाता था अवसर देखकर। तो उस चीज़ का लाभ मुझे बचपन से मिला। बहुत सारी चीज़ें जो है समझने के लिए मुझे लगा कि हो सकता है उन्होंने मुझे बहुत जल्दी मैच्योर कर दिया हो, बहुत जो चीज़ें बाद में आनी चाहिए थी वो जल्दी आ गई हों। लेकिन मुझे लगता है कि जो मैं कुमार अजय बना उसमें उस चाय की दुकान का और उस तरह के बचपन का और उन सब लोगों का बड़ा योगदान है। तो आप चाय वाले के बेटे हैं, चाय की दुकान पे आपने मैं खुद चाय वाला हूँ, क्योंकि खुद भी मैंने स्वतंत्र रूप से भी फिर कहीं न कहीं वो काम किया और मैं उस समय को बहुत याद भी करता हूँ। वो अपने आप में एक अनूठा काम है। हम चाय वालों के जब सुनते हैं तो एक वो अजीबोगरीब से लगती है, लेकिन सही होती है। वो भले ही लगती होंगी, लेकिन देखो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कोई ट्रेनिंग सेंटर किसी व्यक्ति के लिए हो नहीं सकता, अगर वो उस तरीके से उन चीज़ों को ग्रहण कर पाता है। तो हो सकता है कभी आपके ऊपर भी सवाल उठने की, चाय वाले चाय की दुकान पे थोड़ी काम किया होगा कभी। अब अगर 10-20 साल में तो कोई सवाल उठता है तो उसका जवाब देने वाले लोग हैं, मतलब वो 10-20 साल क्या बहुत आगे तक भी वो जवाब देने वाले लोग हैं। और एक आध मेरे पास फोटो भी पड़ी है जिसमें मैं चाय की वो जो मेरी थड़ी है उसके पास खड़ा हूँ, तो वो भी है। और मतलब उस तरह की नहीं है मेरी चाय, मतलब हज़ारों लोगों ने पी है मेरी चाय, तो कहने आपको मिल जाएंगे कहने वाले कि हमने इसके हाथ की चाय पी है। और बड़ी बात ये थी कि जो नहीं कह मतलब लोग मेरी चाय को पसंद भी करते और मेरे घर वालों को कहते भी थे कि आपसे ज़्यादा अच्छी चाय ये बनाते हैं। तो वो एक अलग बात थी। तो उसमें पापा कहते भी थे कि इसको पता थोड़ी है कि चाय कैसे बनती है, कहाँ से चीनी आती है, कहाँ से चाय आती है, कहाँ से दूध आता है, किस भाव आता है। इसलिए जो है ये जो है बहुत अच्छी चाय आपके लिए बनाता है। हमारी चाय में था कि दूध की चाय में बहुत अच्छी बनाता था, नींबू की चाय जो है पापा बहुत अच्छी बनाते थे। ये आज तक भी लोग याद करते हैं। वो चाय की दुकान अभी नहीं है तो, लेकिन पापा को और हमको लोग वो चीज़ याद दिलाते भी रहते हैं। हम भी उस चीज़ को बहुत याद करते हैं। हालांकि मेरा वो चाय का अभ्यास अभी बहुत ज़्यादा बरकरार नहीं है। इस तरह की जीवन शैली अपना ली कि हालांकि थोड़ा बहुत घर में इस तरह का काम करना भी चाहिए, तो मैं जनरली नहीं करता हूँ। कभी कभार 1-2 साल में 4-6 महीने में एक बार चाय बनाने की बात। तो क्या ये जो चाय की दुकान और इसमें जो आने वाला अखबार है, क्या इसी ने आपके पत्रकारिता जीवन को दिशा दी? पत्रकारिता और साहित्य दोनों को ही, क्योंकि वो ज़माना ये था कि उसमें आप भी मुझसे सीनियर हैं, आपको पता है कि उस ज़माने में बुधवार को, शनिवार को, रविवार को जो अखबार आता था उसमें वो परिशिष्ट आते थे। इतवारी पत्रिका भी उस समय निकलती थी वो पत्रिका के साथ, लेकिन वो मैंने बहुत ज़्यादा उसका अध्ययन नहीं किया। दूसरे जो अखबार है मतलब तो साहित्यिक चीज़ों के लिए उसमें बहुत जगह होती थी। तो मैंने जो पढ़ा है, मैं तो ये तो कहता हूँ कि हिंदी भी मुझे अखबार ने सिखाई, स्कूल से ज़्यादा हिंदी कहीं ना कहीं मुझे अखबार ने सिखाई। ये सारी जो अवेयरनेस है वो भी कहीं ना कहीं अखबार की। आप जो कह रहे हैं स्कूल में जो पंगे हो जाते थे, वो पंगे मेरे कोई इस तरह के पंगे नहीं है कि मैंने किसी का कुछ तोड़ दिया हो, कोई खिड़की का कांच तोड़ दिया हो, या कोई मैंने कोई जो है किसी को मार दिया हो, या किसी को और तरह के अनुशासन थे। मेरे जो पंगे थे वो उसी तरह के पंगे थे कि मैं वाद विवाद कर लेता था। तो वाद विवाद जो कर लेता था उसके पीछे की चीज़ यही आती थी कि शिक्षक जो होते थे वो एक पाठ्यक्रम से बंधे होते थे। ये समस्या है हमारे देश की, वो एक पाठ्यक्रम से बंधे होते थे, वो उससे बाहर ना तो जाना चाहते थे ना जाते थे। और बहुत सारे शिक्षक तो जा भी नहीं पाते क्योंकि वो उससे ज़्यादा अध्ययन करते भी नहीं। मेरी स्थिति ये थी कि मैं सुबह स्कूल आने से पहले अखबार पढ़ के आता था। तो अखबार में जो संपादक ये और बहुत सारे लेख और इस तरह के होते हैं कि वो आपको बहुत एडवांस कर देते हैं
तो वो उस समय मैं पढ़ता था तो मुझे एक नई दृष्टि वो रहती थी, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत और दूसरे विचारधाराओं की किताबें वो भी रहती थी, तो उससे बहुत ज़्यादा सामग्री मिल जाती थी। तो वो मतलब शिक्षकों को एक तरीके से तंग करने के लिए या तर्क वितर्क करने के लिए काफ़ी सामग्री हो जाती थी और बहुत अच्छा लगता था। उस समय बहुत अच्छी फीलिंग आती थी कि जब हम बैठ के इस तरीके से बहस करते थे। मेरे शिक्षकों का ये बहुत बड़प्पन है कि कभी उन्होंने इस चीज़ को उस तरीके से अन्यथा नहीं लिया कि उसे अनुशासनहीनता मानते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दंडित करने के बारे में सोचा होगा। एक आध बार के प्रकरण हो सकते हैं, पर उन्होंने भी मुझे बहुत झेला। आज भी वो मिलते हैं और उन दिनों को याद भी करते हैं। कुछ लोगों की सिंपैथी थी, कुछ लोगों का बहुत बुरा भी लगता था कि मैं इस तरीके से बिहेव उनके साथ करता था, पर मैं बहुत मुखर होकर मतलब अपनी बात कहता था। मुझे लगता है कि बाद में अगर कॉलेज जीवन में मैं आता तो मतलब बहुत सारी चीज़ें। मैंने सुना कि आपका कॉलेज जाना नहीं हुआ और जो तर्क वितर्क करने वाला छात्र होता है उसके लिए कॉलेज नहीं जाना क्या अपने आप में एक त्रासदी नहीं थी? क्या हालात रहे थे ऐसे कि आप कॉलेज नहीं जा पाए? मैं जब 11वीं क्लास में था उसके बाद निजी कारणों से मैं पढ़ाई छोड़ गया। मतलब उसके पीछे घर की आर्थिक स्थितियाँ भी है, दूसरी कुछ चीज़ें भी हो जाती हैं इस तरह की। कई बार जो इस तरह की बातचीत हो जाती है, आदमी छोड़ के चला गया, मैं ठीक है मैं काम करूँगा, ये है मुझे कोई या और दूसरी कुछ भी चीज़ हो जाती है। तो उसमें मुझे एक तरह का वो जो है एक वातावरण महीने 20 दिन के लिए इस तरह का वातावरण बना कि मुझे छोड़ना था। मैं घर छोड़ के निकल गया। तो परिवार की सहमति से ऐसे कोई मैं वो उस तरीके से नहीं निकला, लेकिन मैं चला गया। मुझे अब पढ़ाई भी करनी है लेकिन साथ साथ में काम भी करना है। मैं पहले ननिहाल गया, मैंने मामा जी से कहा, मैंने कहा मुझे कोई काम चाहिए। घर की मामा जी को लगा कि घर की आर्थिक स्थिति खराब है इसलिए काम मांग रहे होंगे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये छुट्टियाँ हैं एंजॉय करो और पढ़ाई वढ़ाई करो काम, क्योंकि मैं चूँकि पढ़ाई में होशियार था तो उनको लगा कि घर की आर्थिक स्थिति की वजह से ये छोड़ रहे होंगे पढ़ाई, तो इनको पढ़ाना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं आपके पापा से बात कर लूँगा, एक बार तो आप उसको एंजॉय करो। लेकिन मुझे वो नहीं करना था। मुझे चूँकि वो आर्थिक स्थिति को भी देखते हुए और बाकी चीज़ों को देखते हुए मुझे कोई ना कोई काम की मतलब मन था कि मैं कोई काम करूँ। तो एक तरीके से वो मेरा अपना ही चयन था। 11वीं क्लास पास करने के बाद परिस्थितियाँ ज़रूर सारी इस तरह की थी, लेकिन सोचा मैंने खुद था कि ये करना है मुझे। मैं 11वीं क्लास जो है वो करके जयपुर गया। जयपुर मैंने एडमिशन लेने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ भी मेरे रिश्तेदार हैं, बुआ जी हैं, चाचा जी हैं। उन्होंने फिर समझाया कि जो है प्राइवेट पढ़ने के बजाय सरकारी पढ़ना ठीक रहेगा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि सरकारी एडमिशन लेने के बाद काम के लिए मेरे पास कोई समय बचेगा नहीं, तो मेरा उधर रुझान था। फिर मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की, लेकिन वो एडमिशन हो नहीं पाया। 12वीं क्लास में प्राइवेट स्वयं पार्टी के तौर पे थी, फिर बीए भी मैंने स्वयं पार्टी के तौर पे किया और मुझे मतलब अच्छा लगने लग गया कि ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होता, अपन अच्छा रिजल्ट भी दे पा रहे हैं। और अच्छी बात यह थी कि मेरे जो साथी मैं यहाँ 11वीं में जिनको छोड़ के गया था, तो उसके बाद में प्राइवेट दे रहा था तो भी मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे, उनके उससे ख़राब आ रहे थे। फिर मैं जब बीए दे रहा था तो तब भी जो मेरे जो साथी यहाँ के थे, मैं तो उन्हीं से कंपेरिजन कर रहा था, मेरे अच्छे उसमें मार्क्स आ रहे थे, मैं उसमें संतुष्ट था। हालांकि पढ़ने का मैं अब वो उसको गलत भी मानता हूँ और सही भी मानता हूँ कि वो मैं उतने में संतुष्ट हो गया। मैं अगर उसको रेगुलर ढंग से पढ़ता तो हो सकता है कि बहुत अच्छी कोई चीज़ होती, बहुत अच्छे कोई रिजल्ट आते, मतलब बहुत अच्छा कर सकता था मुझे लगता है। पर मैं जितना हुआ उसमें संतुष्ट रहा। वो काम के साथ साथ वो चीज़ें चली। उन दिनों में मैंने बहुत सारी मतलब नौकरियाँ और तरह तरह के काम जो है जयपुर में किए। रोज़गार के लिए कहीं बहुत ज़्यादा इस तरह का सपोर्ट मिला नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे प्रयोग उन दिनों में हुए जयपुर में। आपने एक प्रयोग भी मतलब शायद अपने आप हो गया होगा कि आपने अगर नौकरी भी की तो बंद फैक्ट्री के अंदर नौकरी की, ऐसा भी सुना है। वो बड़ा अजीबोगरीब समय था और बेरोज़गारी के दिन थे और वो कहीं ना कहीं हम सब ने फेस किए हैं। अब अलग अलग तरह की स्थितियाँ आती हैं, वो बड़ी विचित्र स्थितियाँ। मैं यहाँ से गया, मैंने चाचा जी बुआ जी सबसे कहा कि मुझे काम चाहिए, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे एक मेडिकल स्टोर पे चाचा जी ने नौकरी दिलवाई। मेडिकल स्टोर पे नौकरी थी, लेकिन उसमें बहुत ही मुश्किल सा काम था मतलब मेरे लिए। सुबह 7 बजे मुझे घर से निकलना होता था। मैं झोटवाड़ा यहाँ रहता था, खिरनी पाटे, तो वहाँ से जाता था मैं फिल्म कॉलोनी, तो वहाँ तक जाना और फिर वहाँ भी जो है साइकिलिंग और इस तरह का काम बहुत सारा था। और उसके बाद वहाँ से रात को 9 बजे फ्री होना, फिर रात को 10 बजे घर आना। बहुत लंबा जो है वो वर्किंग आवर हो जाते थे। और उसमें जो हमारे शेठ जी थे वो मुझे
किस्मत से बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले जीवन में। वो सेठ जी थे, वो इतने अच्छे थे, जसवंत जी, मैं उनको याद करता हूँ, नमन करता हूँ, आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात कही कि बेटा तुम्हारा जो मन जो है ना, क्योंकि मैं 11वीं में रेगुलर पढ़ाई छोड़ के ही गया था, तो मुझे देखते थे कि मेरे अंदर जो तड़प है, बेचैनी है, वो मैं वहाँ एक नौकर था, मैं जो है दवाइयों के कारखाने इधर से इधर करता था, पैकिंग करता था, उनको इस दुकान से उस दुकान छोड़ के आता था, तो मैं एक लेबर की तरह, नौकर की तरह काम कर रहा था। लेकिन उनको लगता था कि इसमें कुछ है, मतलब जो पढ़ाई के प्रति इसकी तड़प है। उन्होंने मेरे मार्क्स वगैरह पूछे थे, तो सब उनको पता था, मेरी परिस्थितियाँ कहीं ना कहीं उनको पता थी। तो उन्होंने जो है धीरे धीरे मुझे ये कहा कि बेटा काम जितने दिन यहाँ करना चाहते हो, तो आपकी मजबूरी है, तो आप यहाँ काम करो, लेकिन मेरा आपको सजेशन है कि मैं आपको नौकरी से निकाल नहीं रहा हूँ, मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ कि मैं आपके साथ कोई भेदभाव अलग से नहीं कर सकता, मैं आपको कोई फेवर नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास 10 नौकर हैं, मैं आपको भी वैसे ही रखूँगा जैसे दूसरे लोगों को रखता हूँ। तो आप जो है लेकिन आपको ऐसी नौकरी की ज़रूरत है जिसमें आप थोड़ा बहुत पढ़ाई के लिए समय निकाल सको, इस नौकरी में आप नहीं निकाल सकते। तो आपको ऐसी कोई नौकरी करनी चाहिए जिसमें आपको पढ़ाई के लिए थोड़ा समय मिल जाए। कोई ऑफिस की नौकरी हो तो उसमें थोड़ा बहुत उसका वर्किंग आवर भी कम होते हैं, उसके भीतर भी कोई टाइम निकल सकता है, ऑफिस वही टाइप की है, इस तरह की कोई नौकरी आप कर लीजिए। उन्होंने ऐसा सुझाव दिया। मैंने 2-1 महीने वो नौकरी करी 700 रुपये मासिक में, और 2 महीने नौकरी करने के बाद उनका सुझाव भी था और मैं भी बहुत उसमें थक गया था। मैंने वो नौकरी बिना किसी दूसरी नौकरी के छोड़ दी। मेरे पास कोई, मैं वापस से बेरोजगार हो गया। वापस बेरोजगार होने के बाद जो है मैंने एक दिन जो है सुबह अखबार पढ़ते हुए विज्ञापन देखा कि एक ऑफिस बॉय की ज़रूरत है किसी फैक्ट्री को। वो 3-4 किलोमीटर पे थी मेरे, मैं जहाँ रहता था वहाँ, तो ऑफिस बॉय की ज़रूरत है। मैंने कहा ठीक है, अब हो जाएगा। मैं वहाँ इंटरव्यू देने के लिए गया, मेरे पास जो भी मेरे डॉक्यूमेंट थे छोटे मोटे 10वीं के, वो उनको लेके मैं चला गया। मतलब मैंने वहाँ देखा एक ऑफिस बॉय की एक पोस्ट के लिए वहाँ कम से कम 250-300 लोग खड़े, 250-300 लोग खड़े थे। उसमें 150 लोग मेरे आगे खड़े थे, 150 लोग मेरे पीछे खड़े थे। और वो सब लोग मतलब वो नौकरी चपरासी की थी, लेकिन वो बातें आपस में कर रहे थे कि मैंने वहाँ NBC में किया हुआ है, मैंने वहाँ बिरला जी के वहाँ किया हुआ है, मैंने वहाँ फलां उसमें किया हुआ है, मैंने जो है इसमें रिलैक्सो में किया हुआ है। तो मतलब उनका अनुभव जो है वो बहुत ही बोल रहा था। मेरे पास कोई इस तरह का अनुभव नहीं था। मेरे पास तो गाँव के और वो स्कूल के और माता बच्चे के वही अनुभव थे। तो मुझे बड़ा फील भी हो रहा था कि यार इन लोगों के सामने मैं कहाँ टिक पाऊँगा। भले ही पोस्ट चपरासी की है, पर मुझे लगता नहीं कि यहाँ अपना कोई मामला बैठेगा। फिर भी मैं दोपहर तक टिका रहा, 2-1 बजे तक। तो मुझे मतलब काफ़ी भूख लग गई और कुछ माहौल बन नहीं रहा था। 150 लोग आगे से निकले थे इंटरव्यू दे के, उसके बाद भी 50 लोग और खड़े थे, नंबर आने वाला था नहीं, पीछे 150 लोग और खड़े थे। मैंने कहा आप यहाँ तो कुछ ऐसा कुछ बैठने वाला लगता नहीं है। तो मैं वहाँ से निराश होकर 2-3 बजे साइकिल लेके अपनी बुआ जी के घर आया। मैंने बुआ जी से कहा, बुआ जी खाना मुझे खिला दीजिए। बोले क्या हुआ? मैंने कहा वो खाने के बाद बात करेंगे। और जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। मैं फिर थोड़ा सा मुझे लगा कि यहाँ इतना कंपटीशन है। और ये बात है मतलब 98 की। लोग अब जब बात करते हैं ना, नौकरी लग गए, ये लग गए, लग गए भाई साहब। आप तो उस जमाने में क्या कंपटीशन था उस समय, कोई तब भी बेरोजगारी वो आप तो तब लग गए, शिक्षक भी लग गए, BRO भी लग गए, उसमें कंपटीशन नहीं था। अब आप देखो कंपटीशन कितना है, ये वो बहुत सारी बातें हैं। कंपटीशन तो बढ़ा ही है, लेकिन उस समय भी मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि उस समय भी मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ उसमें इतना कंपटीशन था। तो फिर मैं जो है फिर एक दिन वो चाचा जी आए कि एक फैक्ट्री में जगह खाली है। वो फैक्ट्री चूँकि बंद हुई थी मजदूरों की हड़ताल के कारण। तो सारे जो पिछले जो कर्मचारी थे वो सारे चले गए थे। लेकिन चूंकि उनका मानस था फैक्ट्री मालिकों को कि हम वापस इसको दोबारा से शुरू करेंगे, पुराने लोगों का हिसाब करके, पुराने लोगों की तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, बहुत सारे इशू हो जाते हैं, नए लोग आप लेते हैं तो नई भर्ती होती है, तो वो थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग हो जाती है। उस तरीके से उनका कोई मानस रहा होगा। उनको ऑफिस के कामकाज के लिए इस तरीके से ऑफिस बॉय की ज़रूरत थी। तो मुझे लगता है बात थोड़ी सी लंबी हो रही है, पर ठीक है, जितनी जहाँ हो जाएगी। मैं ऑफिस बॉय की ज़रूरत थी, तो उन्होंने जो है चला गया, किसी रेफरेंस से गया तो मैं सेलेक्ट हो गया। मतलब उसमें जो है वो कंपटीशन नहीं झेलना पड़ा। ये भी हमारी व्यवस्था का एक पहलू है। रेफरेंस से गया तो मुझे हो गया। वो रेफरेंस कोई नेता है उस तरह का नहीं था, आपस की जानकारी थी, लेकिन वो मैं वहाँ सेलेक्ट हो गया। मैं 1300 रुपये में महीने में मैंने वहाँ पे नौकरी कर ली। लगभग 13 महीने मैंने काम किया। उम्मीद ये थी कि वो चलेगी और फिल्मों की तरह, जैसे फिल्मों में जाके कोई
ऑफिस बॉय लगता है या कुछ लगता है, फिर धीरे धीरे वो जाके स्टार बन जाता है अपनी योग्यता से। वैसे सपने हमारे भी थे, फिर फैक्ट्री बनेगी, फैक्ट्री में फिर हम जो है उससे बाबू बनेंगे, अकाउंटेंट बनेंगे, फिर किसी दिन मैनेजर बनेंगे, हो सकता है कभी जो ऐसा अवसर आए कि हम इस फैक्ट्री के मालिक ही बन जाए। इस तरह के सपने थे, पर वो सपने वहीं रह गए और 13 महीने तक वो फैक्ट्री बंद ही रही। और लास्ट में मालिक को लगा कि फैक्ट्री हम चालू नहीं कर पाएंगे, तो मैं मेरे आगे भी हाथ जोड़ दिया, बेटा अब हम आपको नहीं रख सकते, तो वहाँ वो फिर बंद हो गई। लेकिन उसका भी वो जो बंद फैक्ट्री आप जो बता रहे हो, उसके फ़ायदे ये रहे कि मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ, क्योंकि मैं बहुत जो यहाँ जिन झंझटों से गया था उसे बहुत थक गया था। फिर मैंने वो नौकरी करी, उसमें मुझे लगा कि कहाँ है। फिर मैंने परीक्षा का फॉर्म भर ही रखा था, तो उसके लिए पढ़ाई के लिए भी थोड़ा स्पेस और टाइम चाहिए था। तो बंद फैक्ट्री थे तो उसमें बड़ी शांति थी, मतलब एक चौकीदार जी थे, एक मैं था, 2-3 बजे तक मैनेजर साहब और वो लोग आते थे, 2-3 बजे तक उनको चाय पानी पिलाना, झाड़ू वाड़ू लगाना, ये कर करा के 2-3 बजे बाद थोड़ा टाइम मिल जाता था 4-5 घंटे का, उसमें थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते, थोड़ा बहुत ये लिखने पढ़ने का ये शौक भी चालू हो गया। थोड़ी वहाँ पे चूँकि फैक्ट्री थी तो उसमें कुछ अखबार और कुछ मैगजीन और इस तरह के आते थे, तो उनको भी पढ़ने का अवसर मिला। तो ये सारी चीज़ चली। तो उसमें जो है बहुत सारी वो बंद फैक्ट्री में 13 महीने रहने का मुझे लगता है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मैंने जीवन में जो भी किया, जो भी झेला, उस सब का लाभ मुझे मिला। नहीं, लाभ तो मिलता है, लेकिन एक बंद फैक्ट्री के कर्मचारी की एक मानसिक अवस्था क्या होती है वो मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक बिल्कुल ही अलग तरह की नौकरी होती है। बिल्कुल आप सही जानना चाहते हैं, और सलाह भी यही दी जाती है आज के समय में कि आपको बंद फैक्ट्री की नौकरी नहीं करनी चाहिए। आजकल सबसे पहली सलाह यही दी जाती है, क्योंकि ये अवसाद का समय है, स्ट्रेस का समय है, लोग परेशान हैं, कुंठित हैं, और तो सबको यही कहा जाता है कि अकेले मत रहिए और इस तरह की चीज़ें मत करिए, आप लोगों के बीच रहिए, सब ऐसे काम करिए। लेकिन मेरी तो एक तो मजबूरी थी, मुझे काम चाहिए था। दूसरा एक काम था कि काम में सैलरी कम थी, लेकिन मेहनत भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। पहली वाली नौकरी 700 रुपये की थी, 1300 की एक संतुष्टि भी थी। दूसरी ये थी कि उसमें सब तरह का टाइम मिल रहा था, और एकदम अकेला मैं इसलिए नहीं था कि मेरा परिवार कहीं आसपास ही था। तो मैं फैक्ट्री से फ्री होकर तो मैं वो सारा मतलब कहीं न कहीं उनसे जुड़ ही जाता था। और एक मेरे वो गार्ड साहब थे हमारे, तो हम वहाँ पे भी मार रहे थे, टाइम मिलता तो उसमें कहीं थोड़ा बहुत जो है सोने का भी टाइम मिल जाता, थोड़ा अखबार पढ़ने का टाइम मिल जाता। मुझे एकांत कभी महसूस नहीं हुआ, मुझे कभी ये चीज़ महसूस नहीं हुई अपना टाइम पास कैसे होगा, या टाइम पास के लिए कुछ कर रहे हैं, या एकांत से कोई अपने को दिक्कत हो रही है, मुझे आज तक ही दिक्कत नहीं है, कभी भी दिक्कत नहीं। एक बंद फैक्ट्री का चपरासी अफसर बनने का सपना देख सकता है? देखो, किस तरह से देख सकता है? सपनों पे तो कोई पाबंदी है ही नहीं, सपने तो देखने ही चाहिए। और सपने तो मैं लेके ही गया था। मुझे सारी वो चीज़ें जो थी वो मुझे ऐसे नहीं लग रहा था कि ये टारगेट है, मुझे लगता था कि ये सारी प्रक्रियाएँ हैं। तो हीरो के बारे में मैंने बताया कि हीरो जो है वो गाँव से जाता है और वहाँ परेशान होते होते पहले दिन तो उसकी क्या हालत होती है वहाँ जब किसी महानगर में जाता है, उसके बाद धीरे धीरे वो मजदूरी करते हुए आगे बढ़ता है। तो मेरे मन में भी वो सारी चीज़ें थी कि ये सारी प्रक्रिया है, इससे क्या परेशान होना, ये तो प्रोसेस है मेरे स्टार बनने का, या मेरे फैक्ट्री मालिक बनने का, या मेरे कुछ भी बनने की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया से क्या परेशान होना। इसलिए मैं कभी उस तरीके से मैंने उसको नहीं लिया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने बहुत पॉजिटिवली लिया। एक चीज़ मेरे जीवन में मतलब हमेशा ये रही कि कितने भी संघर्ष के दिन रहे, मुझे हमेशा ये लगता था कि मेरा जो फ्यूचर जो है, मेरा भविष्य जो है बहुत अच्छा है। क्या ये किसी ज्योतिषी ने बताया था आपको? ये ज्योतिषी ने बताया था, लेकिन ये जो बताया था उसके पहले की बात मैं बता रहा हूँ, मुझे उस समय भी लगता था कि मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है। मतलब एक आशावादी। हाँ, ये जो प्रक्रिया है, मतलब जो पहले भी गांव में भी जब रहा और सब रहा, बहुत अच्छा है। और मतलब मेरे पिता का भी यही सपना था। पापा वहाँ जो गांव में जलदाय विभाग की व्यवस्था थी, उसमें जो कर्मचारी कई बार नहीं होते थे तो वो कुआ चलाना और इस तरह का काम करते थे। तो वो ज़माना ये था कि उसमें उस तरीके से नौकरी लग जाती थी, मतलब कहीं न किसी ऑब्लिगेशन से, उस तरीके से ऑफिसरों के पास भी पावर होते थे, जनप्रतिनिधियों के पास भी इस तरह की पावर होती थी, नौकरियाँ लग जाती थी। किसी ने पापा से कहा कि यार तू खुद ही लग जाना, फिर यहाँ तो दूसरों के लिए काम कर रहा है, या कुआ चला रहा है। पापा हमेशा कहते थे कि यार मेरे बेटे तो अफसर बनेंगे और हम क्या कुआ चलाएंगे, छोटी मोटी नौकरी क्या करेंगे। वो उनकी भी आशावादिता थी, और हमारे लिए वो एक फिर चैलेंज भी हो गया कहीं न कहीं। हालांकि हमने वो लाइन भले पकड़ी या नहीं पकड़ी, लेकिन हमारे लिए ये चैलेंज था अफसर बनने से, मतलब बड़ा आदमी बनने से, या कोई सफल आदमी बनने से, या ठीक ठाक स्थिति में आने से था। वो उनका भी सपना पूरा हुआ। मुझे जो लगता था, मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक उसमें जितनी मैंने मेहनत की, मैंने उस हिसाब से कहीं आ गया। देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन की दिशा है वो किसी न किसी तरीके से निर्धारित होती है।
अब आपके जो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें उसको किसने तय किया, कैसे तय किया कि कभी आप पत्रकार बन रहे हैं, फिर कभी आप टीचर बन रहे हैं, कभी आप दूसरी नौकरी कर रहे हैं, कभी कोई दूसरा रंगकर्मी जैसा काम कर रहे ये हैं? सवाल आप याद रखिएगा। पहले सवाल में बात आई थी ज्योतिष वाली। मैं ज्योतिष में बहुत ज़्यादा जाता नहीं हूँ। मैं ये नहीं कि मैं ज्योतिष को मानता नहीं हूँ, लेकिन मैं उस पर डिपेंड, मुझे लगता है कि सहायक सामग्री साथ लेके जीने से कोई फायदा नहीं। तो वो ठीक है, मतलब वो ज्योतिष है अपनी जगह, मैं उसको मानता भी हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कि बस उसी के सहारे चल रहा हूँ या बस उसी में कर रहा हूँ, हाथों में अंगूठियाँ पहन रखी हैं, वो कर रखा है, ये कर रखा है, उस तरह की चीज़ में मैं कम पढ़ता हूँ। लेकिन फिर भी मैं वहाँ जो फैक्ट्री थी, वो बंद फैक्ट्री पे चर्चा चलेगी अपने लाभ। तो वो फैक्ट्री जो थी उसमें एक बाहर चाय की दुकान थी। मैं उस चाय की दुकान पे बैठा हुआ था, चाय पीने जाता था, तो वो चाय की दुकान पे बैठा हुआ था। एक पंडित जी थे, कोई अजाड़ी कला के या कहीं के झुंझुनू के, वो भी उसी उसमें थे, मतलब कोई प्रोफेशनल पंडित जी नहीं थे, लेकिन वो पंडित थे वो। तो उन्होंने ऐसे ही चर्चा करती, बेटा क्या है तुम्हारा, कौन हो, क्या हो? मैंने बताया कि यहाँ इस फैक्ट्री में ये नौकरी कर रहा हूँ, ऑफिस बॉय की। तो क्या करते हो, कहाँ रहते हो? मैंने कहा ये मैंने मकान ले रखा है, इस तरीके से। खाना वाना कैसे बनाते हो? हाँ, यहाँ से सुबह जो है खाना बना के और अपना खा के आ जाता हूँ, शाम को जो मैं जाके बना के खा लेता हूँ। तो उन्होंने ऐसे देखते देखते मेरा हाथ जो है देखा, ये बातें करते हैं, यार ये हाथ तो लगते नहीं है खाना खुद बना कर खाने वाले। मैंने कहा अभी तो यही चल रहा है यार, ये किसी ऑफिसर के हाथ। अच्छा। तो उन्होंने पहली बार मुझे कहा, मुझे भी मतलब वो जो परिस्थितियाँ थी उसमें ठीक है, मेरे सपने अलग थे, लेकिन वो उन परिस्थितियों के हिसाब से वो मजाक सा था। पर मैंने कहा ठीक है, मुझे अच्छा फील हुआ थोड़ा सा, मैं जो चीज़ें सोच रहा था उन्हीं के अनुकूल वो चीज़ें चली। हालांकि बहुत लंबा रास्ता बीच में था, 11वीं क्लास का बच्चा है, ऑफिसर है, पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है, प्राइवेट हम पढ़ रहे हैं, कहाँ तक पढ़ पाएंगे, कहाँ तक सर्वाइव कर पाएंगे, और जितना कंपटीशन हो उसमें क्या होगा, वो सारी चीज़ें वो थी। लेकिन फिर भी वो एक ज्योतिषी की बात जो आपने कही, वो एक बात रही जीवन में। दूसरी बार एक जो है, मैं फिर उसी दौरान जो है मैंने एक कंप्यूटर क्लास ज्वाइन की थी। उस कंप्यूटर क्लास में जो है हम बैठते थे, तो मेरे पास में एक लड़की जो है वो भी कंप्यूटर सीखने आ रही थी। तो कभी कभार जैसे दुआ सलाम हो गए, तो उसने मुझे बताया, मधु नाम था उनका, तो उन्होंने बताया कि मैं जो है वो हस्तरेखा विज्ञान जो है पढ़ रही हूँ, सीख रही हूँ। तो मैंने जो है उनसे, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो तो सीख ही रही थी। मैंने कहा सीखे हुए इतने लोग बैठे हैं, उन्हीं के पास अपन नहीं जा रहे थे, जो सीख रहे हैं तो क्या बताएंगे। लेकिन उन्होंने एक दिन जो है लाइट चली गई, तो हम लोग फ्री हो गए, सारे फ्री हो गए, तो बाहर आके बैठ गए। तो उन्होंने कहा चलो मैं आपका हाथ देख देती हूँ। तो उन्होंने मेरा हाथ में लिया अपने, और ये हाथ लेके मुझे कहा कि बाकी सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए, आप केवल अपने स्वास्थ्य पर फोकस करिए। मुझे बड़ा अजीब सा लगा उस समय, लेकिन बात ज्योतिष की थी, उसकी थी, तो मैं कहीं न कहीं वो महसूस करता हूँ कि वो उन्होंने सुबह कहा मुझे, और शाम को जो है मैं साइकिल पे चल रहा था, मेरे सीने में बहुत तेज़ दर्द उठा, इतना तेज़ दर्द उठा कि मुझे जो है अस्पताल में भी जाना पड़ा। और जो है उस अस्पताल में मुझे जो है इस तरीके से टीवी डिक्लेयर कर दिया कि मुझे जो है वापस पैकअप करना पड़ा। कुछ दिन तो मैं वहाँ रहा, लेकिन मुझे लगा कि अब वहाँ जयपुर में रहना, जबकि मैं सपने इस तरह के लेके गया था कि जयपुर से मैं लौटूंगा नहीं, जयपुर से गाँव आऊँगा तो कोई बड़ा आदमी बन के आऊँगा। और जो है वही जो सपने में बता रहा था हीरोगिरी वाले, वो उस तरह के थे कि गाँव जाएंगे तो ऐसे जाएंगे तो। लेकिन वो मुझे आना पड़ा और मैं वापस गाँव आ गया। तो गाँव, उससे पहले मैंने वहाँ थोड़ा बहुत जो है थिएटर भी ज्वाइन कर लिया था, एक आध काम और भी कर लिए थे। और जब मैं वहाँ था तो मैं तो बिल्कुल बेरोजगार जैसा ही था, मतलब इधर उधर से कभी किसी से पैसे लिए, कभी किसी से ऐसे काम चल ही रहा था। तो वो बहुत सारी घटनाएं होती है। तो थिएटर केवल उस समय ज्वाइन किया कुछ समय के लिए, वो ठीक ही चल रहा था, मुझे लगता था कि ये भी अच्छा है और इसमें भी बड़ा अच्छा कर लेंगे। लेकिन वो वहाँ से आने के बाद, जयपुर छूटने के बाद, वो उस तरह का माहौल नहीं रहा। मैं फिर सीधा जो है जयपुर से गाँव आ गया। गाँव से जुड़ी, गाँव से आगे अपन कैरियर की बात करेंगे, क्योंकि अब आप ज्वाइन करके थिएटर आए, कंप्यूटर सीख के आए, और फिर आप पता नहीं कब पत्रकार बने जी। और इसके पहले गांव के अंदर आपकी
कविता संग्रह है, वो एक कविता है शायद पूरी एक ही लड़की के इर्द गिर्द है कहीं। जी जी पता नहीं वो लड़की है या क्या है, प्रतीक है, एक रिंकी टेलर है। जी। तो वो कौन थी, उसकी क्या कहानी थी, या थी भी या नहीं थी तो जरूर रही होगी। हाँ, निश्चित रूप से आपका सवाल बहुत अच्छा है और सभी लोग इस तरह का सवाल पूछते हैं, एक जिज्ञासा भी रहती है। मैं इस बारे में मतलब 2-3 बात जो है वो कहता हूँ कि एक तो कोई भी लेखक जो लिखता है उसके पीछे कुछ ना कुछ आइडिया तो रहता ही रहता है। तो वो तो एक बात है, वो एक विचार आया उसके मन में, लेकिन केवल एक विचार के पीछे या उस चीज़ के पीछे मतलब पूरा का पूरी चीज़ें तैयार होना बहुत मुश्किल रहता है। तो उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें फिर जुड़ जाती हैं, रेफरेंस उनको उनका मिलता है। मैंने रिंकी टेलर पे जो लिखा है वो निश्चित रूप से मान लीजिए कि कोई लड़की पात्र है, लेकिन उसके बाद मुझे ये लगा कि किसी दिन मान लो अरविंद जी ने मेरे साथ कोई बात की, मुझे अरविंद जी पे भी गुस्सा आया, तो वो भी जो है मैंने उस रिंकी टेलर के बहाने अरविंद जी का गुस्सा भी उसमें लिख दिया, वो उलाना भी उसमें लिख दिया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। और अब रिंकी टेलर पर तो क्या ही चर्चा करें, वो अब जो है पुरानी बात होगी। तो रिंकी टेलर किताब पर चर्चा कर सकते हैं कि किताब जो है आपने पढ़ी है तो आपको कैसी लगी और किस तरह की चीज़ें आप उसमें महसूस करते हैं। किताब बहुत अच्छी लगी और उसमें जो शब्दों का जो चयन है और जो मानसिक अवस्थाएं हैं उसमें, शुरू की, बीच की और एक अंत में जो एक टूटे हुए दिल के साथ में प्रेमी बात करता है, तो वो मतलब बिल्कुल अलग तरह की हैं, जिनको अपन बोलते हैं दिल को छू जाने वाली हैं, वो तो हैं उसके। लेकिन वो जो एक उसके पीछे जब आदमी देखता है, उसको पढ़ता है, तो उसमें लगता है कि ये एक बहुत कमाल की प्रेम कहानी रही हुई है, एक असफल प्रेम कहानी कह सकते हैं उसको, या एक अधूरी प्रेम कहानी कह सकते हैं उसको, जो गांव में आमतौर पे होता है, क्योंकि लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है और लड़के बैठे इंतजार करते रहते हैं, थकते रहते हैं और फिर हाथ मलते रहते हैं और फिर कल का देते हैं। मान लीजिए आप इसको जो है आप स्वीकार कराना चाह रहे हैं तो मेरे दरअसल मेरे साथ ये है कि मुझे मेरे मित्र प्रेम और प्रतिरोध का कवि कहते हैं, तो प्रेम में जब आप लिखेंगे तो कहीं ना कहीं इसी तरह की चीज़ें आएंगी। और मैं ये कहता हूँ कि वो सारी चीज़ें हमारी ही हो, जरूरी नहीं है, वो किसी दूसरे व्यक्ति की भी हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि अगर मैंने आपका लिखा, मेरा जीवन नहीं है, मैंने आपके जीवन को देख रहा हूँ या आपके प्रेम को देख रहा हूँ या आपकी प्रेम कहानी को देख रहा हूँ, उसको देख के अगर मैं लिख रहा हूँ तो निश्चित रूप से उस प्रेम कहानी को जी रहा हूँ। पात्र उसके आप हैं लेकिन मैं भी उसको जी रहा हूँ, तो वो मेरी प्रेम कहानी है। या जो है मेरी प्रेम कहानी है, मैंने उसको लिख दिया है और उसको लिखने के बाद आप उसको पढ़ के ऐसा महसूस करते हैं कि वो यार ये वास्तव में कोई चीज़ है, तो ये फिर आपकी प्रेम कहानी होगी। तो इसलिए हम सभी की प्रेम कहानियाँ एक जैसी हैं और वो कहीं ना कहीं मिल जाती हैं, और इस तरह की चीज़ें हर किसी के जीवन में होती हैं और होनी भी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसके बिना जो आदमी का कोई जीवन होता है। प्रेम जो बहुत बहुत ज़रूरी तत्व है जीवन का। वो आदमी को जीवन में जो जिस तरह के प्रेम की बात आप कर रहे हैं उस तरह का प्रेम भी करना चाहिए और बाकी सारे प्रेम भी करने ही चाहिए। आदमी की भूमिका उस तरीके से बदलती जाती है, जिस तरह की भूमिका उसके पास होती है उसे प्रेम जो है आदमी के भीतर रहना ही चाहिए हमेशा। वो जो है आपकी प्रेमिका के प्रति भी है, वो आपके परिवार के प्रति भी है, वो आपकी पत्नी के प्रति भी है, बच्चों के प्रति भी है, माँ बाप के प्रति भी है, दोस्तों के प्रति, समाज के प्रति, सबके प्रति है। और जिसमें देखो एक के प्रति होगा, मैं इस बात को मानता हूँ कि जो अगर एक से प्रेम करता है उसमें है कहीं ना कहीं वो सबसे ही प्रेम करता है, क्योंकि उसके भीतर है प्रेम। वो करेगा, उसकी बेसिक आदत है, उसकी बेसिक नीड है, उसको करना पड़ेगा, वो प्रेम के बिना रह ही नहीं सकता, तो करेगा प्रेम। और मुझे लगता है कि वो उसी तरह की चीज़ है। और जहाँ तक रिंकी टेलर की बात है तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि पात्र जो है ये कहीं ना कहीं काल्पनिक नाम है, और उस काल्पनिक नाम के पीछे की जो चीज़ें हैं बहुत सारे लोगों की, मैंने कहा कि मैं आपके लिए भी कोई चीज़ थी वो भी मैंने लिखी, दूसरे किसी पात्र को देख रहा हूँ उसके बारे में मैंने लिखा, वो सारी चीज़ें जुड़ गई है। एक पात्र एक जो वो बहुत अच्छा है उसका बन गया है, मुझे भी बहुत प्रिय लगती है वो किताब और कविताएं, वो सारी चीज़ें मैं जब पढ़ता हूँ उसको तो कभी कभी लगता है कि जो जितना प्रेम किया नहीं उससे बहुत अच्छा लिख दिया है और बहुत सारी चीज़ें जो करी अच्छी वो हो सकता है उससे छूट गई हो, वो आगे किसी रचना में आ जाए। फिर आपकी पत्रकार बनने की कहानी कहाँ से शुरू होती है और कैसे खत्म होती
खत्म तो आप कम से कम मत कहिए कि वो कहीं ना कहीं जनसंपर्क अधिकारी भी एक तरह का पत्रकार ही होता है। नहीं, वो बाद में बने। और उसके बाद जो है नौकरी के बाद जो चीज़ हम करेंगे, अब वो जिसको जनसंपर्क कहते हैं उसको आप पत्रकारिता कहे भाई। एक आमतौर पे ऐसा होता है जब आदमी पत्रकार बन जाता है और युवावस्था में होता है तो उससे वो छूटता नहीं। आमतौर पे कहा जाता है कि वो कभी नहीं छूटता और उसे चक्कर में वो और कुछ नहीं बन पाता। हाँ, लेकिन मेरा छूट गया। इसको आप जो है सौभाग्य भी कह सकते हैं वर्तमान परिस्थितियों में, हो सकता है आप उसको दुर्भाग्य भी कहें, क्योंकि नौकरी जो है एक आपको एक अलग तरह की सुरक्षा प्रदान करती है, एक अलग तरह की चीज़ प्रदान करती है। पत्रकारिता में हो सकता है कि मैं इससे वहीं बहुत ज़्यादा आगे भी होता, या हो सकता है कि मैं बहुत ख़राब स्थिति में अब तक पहुंच चुका होता। मेरे बहुत सारे साथी खराब भी स्थिति में आ चुके हैं और बहुत अच्छी स्थितियों में भी अच्छी अच्छी जगह पर संपादक बनकर जरूर बैठे हुए हैं। पत्रकारिता में जो है सबसे, चूँकि ये विषय तो था ही, कहीं न कहीं जुड़े हुए थे। जब यहाँ पे खास तौर से पत्रिका, मैं 4th क्लास में जब था तो उस समय मैं पोस्ट कार्ड लिखा करता था। पोस्ट कार्ड में बहुत ज़्यादा कोई साहित्य नहीं होता था। पत्रकारिता उसको कह सकते हो आपकी। मैं शिकायतें लिखता था कि साहब ये बिजली का पोल क्षतिग्रस्त है, उसको ठीक करवाया जाए, यहाँ पे पानी भी कर रहा है, उसको ठीक करवाया जाए, गाँवों में बिजली कटौती बहुत ज़्यादा होती है, कम होनी चाहिए, इस तरह की बातें लिखता था। उसको पत्रकारिता कहीं न कहीं हम थोड़ी बहुत छोटी मोटी अपने लेवल की पत्रकारिता कह सकते हो। 4th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, 8-9 साल का बच्चा अगर उतना कर रहा है तो उसको मैं कहता हूँ कि ये बहुत आला दर्जे की पत्रकारिता है। वो मैंने किया। वहाँ से बढ़ते बढ़ते जब भास्कर जब यहाँ आया, ये 96 की बात रही होगी, भास्कर जब आया तो उन्होंने अलग से कुछ कॉलम जो है पत्रिका को मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने का स्कोप यहाँ नहीं। पत्रिका और भास्कर यही अखबार जो है यहाँ गाँव में उपलब्ध हो पाते। पत्रिका को पढ़कर मैंने सीखा बहुत सारी चीज़ें, और जो हिंदी भी सीखी उससे सीखी, साहित्य भी, कहानियाँ भी, किताबें भी, वो सारी चीज़ें जो है उसको पढ़ा ठीक से, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन लिखने की जो प्रवृत्ति और जो उम्र थी वो उस समय ठीक से आई कि 96 में अखबार आया, मैं 14 साल का था, तो वो ठीक ठाक वो एक शुरुआत करने की उम्र थी। तो उस समय वो कॉलम उस तरह के होते थे। भास्कर ने यहाँ अपनी बातें करके एक कॉलम शुरू किया, जो लोकल जो लोग हैं वो उसमें लिख सकते हैं कुछ कविताएं या अपने विचार वो उस तरह के। तो मैंने उसमें छोटा मोटा मतलब शुरू किया, 2-4 लाइनें इस तरह की शुरू करी, पॉलिटिकल चीज़ों पे शुरू करी। उस समय घोटाले बहुत चल रहे थे। मुझे लगता है मेरी जो पहली जो 4 पंक्तियाँ ऐसे छपी थी, ये घोटाला वो घोटाला, कहीं यूरिया कहीं हवाला, इस तरह की वो छपी थी। फिर वो लगातार उसको जो है रेगुलर करते रहे। छपती तो बहुत आनंद आता, लोग चर्चा करते, लोग मुझे अप्रिशिएट करते। तो फिर ऐसे मतलब ऐसे फील गुड होने लगा, तो उसको और निरंतर करते रहे। फिर बीच में जब जैसे वो जो आप जो विंकी टेलर और वो सारी चीज़ें कहते हैं, तो वो टेस्ट भी लिखने में आया। तो और जो जीवन की जो है उस समय मतलब उस समय हालांकि वो उम्र नहीं होती इतनी कड़वाहट की और कड़वाहट झेलने की, लेकिन वो इस तरह के प्रसंग आए तो फिर कड़वाहटें भी बहुत आई जीवन में। तो उन चीज़ों को लेके भी थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया। वो शुरुआती उस तरह का जो है उस समय वो शुरुआत मेरी हो गई थी। वो शुरुआत हुई लिखने की। उसके बाद जो है मैं जयपुर चला गया। जयपुर में थिएटर वेटर किया। वहाँ एक जो है मेरे गांव के भाई साहब थे, बाबूलाल जी, वो एक उषा ज्योति करके एक अखबार निकालते थे। उन्होंने भी शुरू किया था, वो प्रोफेशनल नहीं थे, शुरू किया था। तो उन्होंने मुझे भी कुछ दायित्व दे दिए कि यार तू अपना काम कर रहा है, फैक्ट्री में जा रहा है आ रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके लिए कुछ लिख दिया कर। तो मैंने कुछ बड़े बड़े अच्छे आर्टिकल भी उसमें लिखे और दूसरी चीज़ भी लिखी। तो वहाँ से मेरी जो है वो साप्ताहिक पत्रिका थी, उसके 5-10 अंक ही निकले। लेकिन मैंने उसमें बहुत मतलब मेरी तरफ से उस ज़माने में, मैं उस समय भी 16 ही साल का था या 17 ही साल का था। तो उस समय मैंने वो किए। मैंने जो राजेंद्र राठौड़ साहब है उनका भी इंटरव्यू उस समय किया था उषा ज्योति अखबार के लिए। वो बहुत अच्छा छपा। मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू उनका किया था। और दूसरी चीज़ें लिखी, अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखे। मैच फिक्सिंग उस समय अजहरुद्दीन और अजय जडेजा का जो हुआ था उस पर बहुत पूरा एक चैप्टर लिखा। वो अच्छी शुरुआत हो गई मेरे लिए, मुझे अपने आप को मानने का, लिखने का, क्योंकि अखबार को ज़रूरत थी। तो मैंने मतलब दिल खोल के वहाँ लिखा, मुझे पूरा स्पेस मिला। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद वो अखबार तो बंद ही हो गया, मेरा भी जयपुर से आना हो गया, तो वो चीज़ें तो अलग रहेगी। फिर मैं यहाँ आया तो यहाँ जो है वो मेन समस्या थी रोज़गार वाली। तो भाई साहब जो थे मेरे बड़े भाई साहब, वो अखबार बांटने वाला काम तब करने लग गए। क्योंकि अखबार से हम 50 साल से हमारा अखबार से जुड़े हुए थे। एक हमारे उसमें अखबार आता था, तो सबसे पहले हम पे ही नज़र गई अखबार वालों को एजेंसी देने के लिए कि ये लोग जो अखबार में होकरशिप का काम कर सकते हैं। तो वो भाई साहब वो काम करते थे, तो उस काम से मैं भी जुड़ गया। मैंने होकरशिप भी करी। मैं समाचार लिखना चाहता हूँ। मुझे किशन उपाध्याय जी यहाँ थे, उन्होंने सबसे पहले दैनिक नवज्योति से जोड़ा और फिर दूसरी उनसे जुड़ता गया।
खासकर से पत्रिका से सब जगह ही पत्रकारिता की, वो एक अलग पूरी कहानी। तो वो जो जुड़ाव किशन जी, पहले वो बाबूलाल जी भाई साहब उनके जरिए, और फिर किशन जी के जरिए फिर आप सब लोग टच में आए, आप सबका जो है बड़ा उसमें योगदान भी रहा मुझे उसमें आगे पहुंचाने में। तो उसमें उसी के बीच में एक आपकी कहानी है जो पढ़ी किताब है, किड़ी रखी नहीं हो, इसी किताब की एक कहानी है खबर रो सर, जिससे मुझे अंदर तक हिला दिया जी। कि एक ऐसा भी हो सकता है क्या कि आपने एक बिल्कुल पानी की खबर छापी और उसमें लड़की का रिश्ता टूट गया, और वो हो सकता है वो आपकी कहानी हो जी, लेकिन वो ऐसा भी होता है क्या? ये दरअसल शुरुआती किताब है मेरी। शुरुआती किताब में तो व्यक्ति के पास जो है सबसे ज़्यादा कल्पनाएं कम होती हैं, और वो उसके कहीं ना कहीं आस पड़ोस की चीज़ें ज़्यादा होती है। बाद में तो आदमी क्या सीख जाता है, सीखने के बाद तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चीज़ों को पहुँचा देता है। लेकिन शुरुआत में जो कविताएं या कहानियाँ जो भी व्यक्ति लिखता है उसमें बहुत नज़दीक वाला टच रहता है। तो वो जो कहानी आप बता रहे हैं वास्तविक कहानी थी। मुझे भी बहुत पीड़ा हुई। मैं जब गया, मेरे घर की कहानी नहीं है वो, किसी दूसरे व्यक्ति की कहानी है। मैं जब गया, मैंने रूटीन में ऐसे पूछा, भाई साहब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वो रिश्ता लेके आए थे, उस रिश्ते का क्या चल रहा है, बहन का रिश्ता था, हमने सब बहन बेटियों की उसमें परिवार का ही होता था। तो मैंने पूछा उनसे कि भाई क्या हुआ उसका। बोले यार उसका तो बहुत ही खराब हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कि उन्होंने वो देख के चले गए लड़की को, कोई जवाब जो है उनका बहुत सारा रूप पॉजिटिव था, सब कुछ अच्छा था। बाद में हमने उनसे जो है उनको टच किया वापस, तो कोई भी उनका प्रॉपर जवाब नहीं आया। फिर हमने बहुत ज़्यादा उनको पूछा और ये किया, तो बाद में उनका एक दिन जो है एक लिफाफा आया। उस लिफाफे में और कुछ नहीं लिखा हुआ था, केवल फ्लोराइड के पानी वाली खबर थी। फ्लोराइड का पानी यहाँ का है, इसलिए बच्चों को मतलब इसलिए लोगों को बुढ़ापे में जाके इस तरह की तकलीफें होती हैं कि भाई वो उनके दांत खराब हो जाते हैं या घुटने कमज़ोर हो जाते हैं। तो उस तरह की चीज़ लिखी हुई थी। लेकिन उस चीज़ को जो सामने जो रिश्ता करने आए थे, लड़की का रिश्ता करने आए थे लड़के वाले, उन्होंने उस चीज़ को बहुत ही गंभीरता से लिया। फ्लोराइड है पानी में यहाँ पे, यहाँ की अब तक की सरकारों ने, शासन ने, प्रशासन ने, आपने छापी हुई थी? बिल्कुल, वो शासन ने, प्रशासन ने, किसी ने इतनी गंभीरता से नहीं लिया हुआ यहाँ के फ्लोराइड को। हम लोग तो बचपन से उसको पानी को पी रहे हैं, और मैं तो मांग के वो पानी पीता हूँ। पानी की बजाय मुझे वो पानी अच्छा लगता है। वो चरचरा सा पानी रहता है हमारे गाँव में, मुझे वो पानी अच्छा लगता है, मैं उस पानी को ही पीता हूँ। लेकिन उस पानी को किसी ने इतनी गंभीरता से लिया होगा या नहीं लिया होगा, तो रिश्ता करने वो लड़के वालों ने बहुत गंभीरता से लिया। मैं घर आके मतलब वो बात जब भाई साहब ने कही कि रिश्ता इस कारण से टूट गया, इस खबर के कारण से, वो फ्लोराइड के कारण से वो रिश्ता टूट गया, तो बहुत पीड़ा हुई कि चीज़ों को इस तरीके से भी लोग ले सकते हैं। और लिखने वाले को बहुत ज़्यादा उसमें सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि वो खबर गलत नहीं थी, खबर अपनी जगह सही थी। हमारी पूरी जो चूरू की पट्टी है उसमें खारा पानी है ही है, और उसके कहीं न कहीं नुकसान भी स्वास्थ्य में रहते ही रहते हैं। देखिए, इसके बाद में फुल टाइम पत्रकार की कहानी शुरू हुई है। हाँ, फुल टाइम पत्रकार की कहानी फिर मेरी भास्कर में शुरू हुई। भास्कर में काफ़ी साल मैंने काम किया और बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो इस पेशे का ही संकट कह सकते हैं, या मेरी बहुत छोटी उम्र थी, शुरुआत थी, मुझे जो चाहिए था या मेरे घर को जो ज़रूरतें थी वो मुझे लग रहा था कि पूरी नहीं हो रही है। तो भास्कर भी मैंने जो है केवल मेरा इंक्रीमेंट बहुत कम लगा था, तो मैंने उस चीज़ को लेकर छोड़ दिया था। भास्कर के दिन मुझे बहुत याद आते हैं, मुझे बहुत उससे एक्सपोजर भी मिला। मेरी खबरें मतलब खूब फ्रंट पेज पे मेरी खूब खबरें छपी थी। ऑर्गेनिक खेती को लेके मैंने बहुत अच्छा काम मैं कर पाया था उस समय। उस समय जब मैं गया था तो मतलब कोई देखता ही नहीं था भास्कर में एग्रीकल्चर की बीट को, मतलब उसको वन विभाग और कृषि विभाग और पशुपालन विभाग इनको कोई बीट ही नहीं समझता था। मतलब पॉलिटिक्स वाली या क्राइम वाली उस तरह की बीट जो मुझे ज़्यादा फोकस था, तो वो कोई देख ही नहीं रहा था। इस तरीके से पड़ी थी, तो मुझे वो चूँकि मैं नया था तो मुझे दी गई। तो मुझे लगा कि अपन गांव से आए आदमी हैं, फसल को, खेतों को, पशुओं को, इनको तो समझते ही हैं। मैंने बहुत अच्छा, पहले तो बहुत घूमा मैं। घूमने के बाद एक स्टेज ये आ गई कि फिर बहुत ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं है, एक कंफर्ट जोन में आ गए। कभी भी जब जरूरत पड़े, हम अच्छी खबरें हमारे हमेशा बैग में रहती थी, कभी भी हम खबर निकाल सकते हैं, कोई भी खबर निकाल सकते हैं। इतना जो है वो नेटवर्क बन गया था। और ऑर्गेनिक खेती में खासतौर से अच्छा काम मैंने किया, इतना अच्छा काम किया कि मेरे संपादकों को ये लगने लग गया था कि हो सकता है कि जो लोग काम करते हैं ऑर्गेनिक खेती का, उनके साथ कोई अलग तरह का टाइप इनका होगा,
कि मेरा टाइप केवल खबरों के साथ था, मुझे खबरें चाहिए थी, अखबार को भी खबरें चाहिए थी, संपादक महोदय को भी खबरें चाहिए थी, लेकिन उनको फिर भी कहीं कहीं लगा कि यार ये ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो है इसमें ये फाउंडेशन का नाम हटा दीजिए, ये भी स्थिति है। मैंने कहा फाउंडेशन का नाम तो मैं नहीं हटाऊंगा, क्योंकि यही सोर्स है हमारी खबर का और यही इस खबर को ऑथेंटिसिटी प्रदान करता है। कि मैं लिख रहा हूँ कि साहब हमारी सब्जी लंदन में बिक रही है, या सोनिया गांधी प्रियंका गांधी हमारी सब्जियाँ खा रही हैं, या दुबई के सेब खा रहे हैं, तो वह आम किसान की वो हैसियत नहीं है कि वो कह सके कि मेरी सब्जी जो है सेब खा रहा है। वो जो पार्टी जो फर्म वहाँ पहुँचा रही है वो कह सकती है, वो ऑथेंटिसिटी है उसमें, वो कह सकते हैं कि साहब हमने वहाँ तक इन चीज़ों को पहुँचाया है, वो लोग इन चीज़ों को कर रहे हैं। तो मैंने उसको नहीं हटाया, मैंने कहा खबर आप पूरी हटा दीजिए, खबर जाएगी तो ये इनका नाम भी जाएगा। और चूँकि काम भी वो लोग कर रहे थे उस फील्ड में, हालांकि ये सब चीज़ें केवल प्राथमिकता की होती है। मेरे लिए वो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, मैं उनमें बहुत कंफर्ट फील कर रहा था, मैं अच्छी खबरें दे पा रहा था, खबरें अच्छी प्लेस हो रही थी, इसलिए जो है वो सारी चीज़ें चली। मेरे वो फील्ड छोड़ने के बाद उस पर बहुत ज़्यादा उस एरिया में बहुत ज़्यादा काम ऑर्गेनिक खेती पे वो काम एकदम से थम सा गया। तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति की प्राथमिकताएं वो होती हैं कि आदमी किस चीज़ पे काम करना चाहता है, किस पे करना है। ऑर्गेनिक खेती तो खैर एक विषय हो गया, लेकिन जैसे एक पत्रकार आता है फील्ड में नया जी। और उसके सामने क्या क्या चैलेंज आते हैं, आप अपने अनुभवों से बता सकते हैं? वो कब वो छोड़ने की सोचता है इस फील्ड को, कब वो उसकी इच्छा होती है कि इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, फाइनली वो कोशिश करता है इसमें से निकलने की, ऐसा होता है? पत्रकारिता को छोड़ने की बात तो कहना बहुत मुश्किल है। एक बार जो आदमी पत्रकारिता की फील्ड में घुस जाता है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इससे बिल्कुल निवृत्त हो पाते हैं कि पत्रकारिता एकदम से छोड़ दी। वो भले कुछ और फील्ड में चले भी जाएं, कहीं जो है बड़ा काम दूसरा भी कर लें, तो भी कहीं कहीं पत्रकारिता का जो है उसमें उनमें जो है वो एक जीवाणु रह जाता है। और वो एक उस तरह की बात है ना कि मतलब वो एक होकर के बारे में चुटकुला आता है कि पापा अगर मान लो कि वो साइकिल पे अखबार बेचते थे, पापा मान लो अगर ये कार जो है अखबार वाले दूसरों के यहाँ खोलते हैं, एक कार कभी हमें भी खुल जाए तो हम क्या करेंगे? तो हम कार में अखबार बेचेंगे। तो पत्रकार के साथ भी उस तरह का मामला है कि वो कहीं भी पहुंच जाए, किसी भी लेवल पे, उस लेवल पे कहीं भी वो जुड़ा रहना चाहता है। यहाँ हमारे इस शहर में बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो व्यक्ति जिन्होंने पत्रकारिता पूर्णकालिक छोड़ दी, कोई दुकान ही करके बैठे हैं, लेकिन फिर भी उनमें वो कहीं ना कहीं कीड़ा बुलबुल आता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर लेते हैं, ऑफिशियली अनऑफिशियली कुछ ना कुछ करते हैं। तो पत्रकारिता छोड़ना तो बहुत मुश्किल है। आप जिन संदर्भों की बात करें, चुनौतियों की बात करें, सबसे बड़ी चुनौती तो आर्थिक ही है। जिस तरह का ये काम है, जितने घंटे ये काम मांगता है, जितना समर्पण ये काम मांगता है, उतना मुझे लगता नहीं कि आर्थिक रिस्पांस जो है सभी लोगों को मिल पाता है। 90% लोग उससे वंचित रहते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग जो है बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं आपकी तरह, तो उनको हो सकता है कि वो सारी चीज़ें मिलें, लेकिन ज़्यादातर लोगों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती। वो मतलब जितनी मेहनत है, जितनी बौद्धिक मेहनत है, उतना रिस्पॉन्स नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। दूसरी दिक्कत जो है वो कहीं ना कहीं छोटी जगहों पे ये भी है कि उनको उस तरह के जो सिखाने वाले, उस तरह का वो देने वाले नहीं मिलते, और पढ़ने की प्रवृत्ति धीरे धीरे सब लोगों में कम हो ही रही है, तो सीखने के लिए उनके पास गुंजाइश वैसे भी नहीं रहती। और पत्रकार में एक अलग तरह का जो विशिष्टता भाव है, एक अलग तरह का ईगो जो है वो उसमें पैदा हो जाता है उसे, क्योंकि सब जगह उनको जो है बहुत ही मतलब जो है वो मान सम्मान दिया जाता है, उनको अलग से बैठाया जाता है। उनके साथ सब लोग वो जहाँ भी जाएंगे उनसे दुआ सलाम अच्छे से होगी, बात सामने वाला अच्छे से करेगा। तो मंत्री जी भी हैं, या कोई बड़े अधिकारी जी भी हैं, या बड़े नेताजी भी हैं, वो सभी चाहते हैं कि वो पत्रकार जो है मेरे पास बैठे, मेरे से दो बात करे, दूसरे दिन जो है वो बात जो है मीडिया में कहीं आए या वो चले। तो वो जो भाव तो वो रहता है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं पत्रकारों को ये लगता है कि हमारी जो है बड़ी पूछ हो गई, हम बड़े लोग हो गए हैं। तो वो एक फीलिंग रहती है, मेरे भीतर भी थी वो फीलिंग, सभी के भीतर थोड़ी थोड़ी वो आई जाती है, किसी में कम आती है, किसी में ज़्यादा आती है। तो वो अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि आप में उसके बाद जो है वो सीखने का भाव खत्म हो जाता है, आप में फिर कोई दूसरी चीज़ करने का भाव भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो उतना मान सम्मान आपको कहीं नहीं मिल सकता। आप किराने की दुकान खोल के बैठ जाएंगे तो हो सकता है आप लाख रुपए महीने कमा रहे होंगे, और पत्रकार के रूप में हो सकता है आपको 10,000 रुपये मिल रहे होंगे, लेकिन वो जो वो बैठे जो आप जो किसी अधिकारी के सामने बैठे हैं, तन के बैठे हुए हैं, वो आपकी बात का जवाब देने के लिए बाध्य है, या कहीं आप उस तरह का जो आनंद जो है वो उसमें आ जाता है। वो जो आनंद है वो मुझे लगता है कि वो एक तरह की चुनौती है कि हम
चीज़ों को सही ढंग से फिर नहीं देख पाते हैं कि हम कहाँ हैं वास्तव में और हमारे परिवार को क्या ज़रूरत है, हमें क्या ज़रूरत है, उन चीज़ों से हम हो जाते हैं। तो अब जब नहीं सीख पाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। या आपकी जो होम सिकनेस है वो आपको, बहुत सारे पत्रकारों के साथ ये भी रहा, मैं जहाँ हूँ वहाँ, कि वो लोग छोड़ के अपना शहर छोड़ के नहीं जाना चाहते। छोड़ के नहीं जाने के पीछे एक कारण ये भी है कि उतनी अच्छी सैलरी भी नहीं है, दूसरा कारण ये है कि वो यहाँ कंफर्ट जोन अपना जो है उसको छोड़ना नहीं चाहते। तो ये भी एक चीज़ बन जाती है। ये सारी चीज़ें हैं ही हैं। उसके बाद आजकल जो चल रहा है वो बहुत सारा जो है, जिसको अपन अलग अलग तरीके से, वो एक प्रेशर है ही है कि आदमी खुल के अगर काम करना चाह रहा है, मुझे नहीं लगता है कि उतना अच्छा माहौल है कि वो बिल्कुल जैसा चाह रहा है वैसा वो कर सके। तो होना तो ये चाहिए कि संस्थान जो है उसे उतना अच्छा माहौल दे कि वो और ज़्यादा उसके लिए प्रोत्साहित हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो हाँ कीजिए। मुझे याद है कि मैंने खबर करी थी और उसके बाद मेरे सामने बड़े संकट आ गए थे, मेरी शिकायतें हुई, मुझे मेरे पुलिस में जो है रिपोर्ट दे दी गई, मेरे खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। मतलब ऐसी स्थिति थी जो 18-20 साल के युवक को जो है बहुत ही मतलब परेशान कर सकती है, विचलित कर सकती है। मेरे घर वाले तो विचलित हो भी गए थे कि जब थाने जाना पड़ रहा है या एसपीओ साहब के साथ, एसडीएम साहब के सामने पेश होना पड़ रहा है, उस तरह की चीज़ें आई तो वो विचलित हो गए। पर मुझे उस समय जो है जो मेरे थे यहाँ पे मेंटर, उन्होंने कहा कि तो अब एक खबर लिख दे, उससे जो इतनी प्रतिक्रिया आ रही है तो अब रुकना नहीं है, अब लगातार दो चार खबरें दो इनके खिलाफ। तो चीज़ जो है, क्योंकि आप गलत नहीं हो, आपने सही लिखा है, आपने किसी गलत चीज़ के खिलाफ लिखा, अब रेगुलर खबरें दो, तब इनको पता चलेगा ये सारी चीज़ें जो है बहुत पीछे छूट जाएगी, केस मुकदमे सब धरे रह जाएंगे। तो उस तरह का माहौल अब नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उसमें सतर्कता जो है बढ़ती जा रही है कि उसमें कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई भी प्रकरण नहीं बने, किसी तरह की कोई शिकायत पैदा नहीं हो। ज़्यादातर संस्थानों की, मैं सबकी नहीं कह सकता, हो सकता है बहुत अच्छे काम भी करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर संस्थानों की ये रहती है कि किसी तरह का विवाद पैदा नहीं है, मतलब अपना जो है बिजनेस जो है काम भी हो जाए और हाँ, अपना बिजनेस प्रभावित नहीं हो। हम लगे कि हम काम कर रहे हैं, लगे कि पत्रकारिता कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं किए बिना काम चल जाए, उस तरह की चीज़ें भी चल रही हैं। तो ये एक चैलेंज है। तो सभी लोग एक ही संस्थान में, जो संस्थान अच्छा काम कर रहा है, करना चाह रहे हैं, सभी लोग उससे तो जुड़ ही नहीं सकते। सभी लोग सभी तरह के अखबारों से जुड़ते हैं, उनकी अपनी एक है, और बिजनेस तो चाहिए ही चाहिए। तो अब बहुत सारे अखबार ऐसे हैं जो यहाँ ज़्यादा लोग नहीं रख सकते एक शहर में, तो एक ही आदमी को सारा काम देंगे, वही कहीं ना कहीं सर्कुलेशन भी देखे, वही जो है आपका विज्ञापन का भी देखे, मार्केटिंग भी देखे, वही जो आपके लिए खबरें मिले। एक आदमी के भीतर इतनी सारी चीज़ें होती भी नहीं है। वो आदमी या तो विज्ञापन का आदमी है, वो या तो खबरों का आदमी है, या तो वो सर्कुलेशन का आदमी है। तो इस तरह की चीज़ों से भी आदमी उब जाता है। वो जो वास्तव में पत्रकारिता करना चाहता है, वो ये विज्ञापन वाले झंझट से उब जाता है कि यार क्या है, मैं इसलिए थोड़ी इसमें आया था। तो उससे भी हो सकता है कि उसका मन उब जाए, वो पत्रकारिता को छोड़ना चाहे। तो आर्थिक पहलू है वो भी इसमें काम करता है, बौद्धिक पहलू भी इसमें काम करता है। एक समय के बाद आदमी को लगता है कि जो हमारे परिवार की आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरा नहीं कर पा रहे, और दूसरी ये है कि उसमें टाइम इतना देना पड़ता है। कई बार आदमी जाग जाता है, बहुत बार नहीं भी जागता, क्योंकि अधिकारियों के साथ बैठ रहे हैं, मंत्रियों के साथ बैठ रहे हैं, अच्छे भाव आपको मिल रहे हैं, सब लोग आपको वाह कर रहे हैं, तो कई बार आदमी जागता नहीं है, उस नींद में ही रहता है। लेकिन कई बार आदमी सोचता है कि यार ये मेरा काम थोड़ी था, ये मेरा उद्देश्य थोड़ी था, मैं अपने लिए तो कहीं जी नहीं पा रहा, मैं अपने लिए तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा। मेरा छोटा सा मतलब एक वो है कि जब हम भास्कर में घुसते थे दोपहर में और निकलते थे रात को इतना लेट निकलते थे तो सुबह देर तक सोते थे। सुबह क्या होती है बहुत दिनों तक नहीं देखा, शाम क्या होती है वो उसमें ऑफिस में घुसने के बाद बहुत दिनों तक नहीं देखा। तो एक दिन मैं किसी दूर कवरेज पे, सीकर से मैं कोई रिंगस खाटू श्याम जैसे कोई कवरेज पे गया हुआ था, और मैं बाइक पे लौट रहा था। मैंने चिड़ियों का चहचहाना और ये सब चीज़ें देखी, मतलब ये पेड़ों पे रास्ते में, क्या ये दुनिया तो अपन भूल ही गए, तो ये भी एक दुनिया है। मतलब कितना अच्छा लग रहा है कि हम शाम के समय बाइक पे चल रहे हैं, ये मतलब पूरा प्रकृति का जो परिवेश है। तो वो मेरे मन में बड़ी फीलिंग आई कि यार हमने क्या काम पकड़ लिया ऐसा कि अपने को अपना ही पता नहीं अपन कहाँ चीज़ें। तो वो भी एक चीज़ है, इन सब चीज़ों से उब जाता है आदमी। मैं जब भास्कर में था, मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं यहाँ से भास्कर में सूरत चला गया, एक अखबार था जनसंसार, उसमें मैं चला गया, उसमें मैंने काम किया। पर उसमें वो सारा ही काम जो है, हम 2-3 लोग थे, उन्हीं पे आ गया। आप ही को देखना है सब कुछ, आप ही को सब कुछ देखना है, 14 पेज का अखबार है वो सब आप ही को देखना है। तो उसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी का भाव भी मन में था, कुछ करना है ये भाव भी मन में था, अखबार भी अच्छा निकले ये भाव भी मन में था। तो उस समय मुझे जो है यहाँ
वो मेरे मित्र थे, फिल्म बना रहे थे। फिल्म का अपना एक चार्म रहता है कि फिल्म में काम करें, ये करें। मैंने पहले कहा हुआ था कि भाई साहब इस बार फिल्म बनाओ तो मैं उसमें रहूँगा। तो वो फिल्म बना रहे थे, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि अब हम यहाँ शूटिंग कर रहे हैं। वो इधर ही सरदार शहर और इन क्षेत्रों में शूटिंग कर रहे थे। फिल्म थी मारो श्याम धनीदाता, राजस्थानी फिल्म थी। उन्होंने कहा कि आ जाओ, आपका रोल जो है आपने पहले कहा था और आपको इसमें रोल करना है, आप आ जाओ। तो मैं यहाँ क्या रोल करूँगा, वहाँ उस अखबार में इस रोल में था कि मैं छुट्टी मांगने की स्थिति में ही नहीं था। आना तो बहुत दूर है, सेठ जी छुट्टी देंगे कि नहीं देंगे वो तो अलग बात है, पर मैं उतनी जिम्मेदारियाँ थी कि छुट्टी मांगने की स्थिति में नहीं था। तब मुझे लगा कि ये जो है बहुत ही टेढ़ा मामला है और इसमें कहीं ना कहीं अपना जो निजी जो जीवन है, हम जो सोचते हैं कि हमें करना है या हमें करना चाहिए सबके लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, वो चीज़ें बाधित हो रही हैं। तो ऐसे चीज़ें मिल जाती हैं, उसमें आदमी हो सकता है कि पत्रकारिता से विमुख हो जाए। देखिए, आपने तो अपना घर भी छोड़ा, एक कंफर्ट जोन भी छोड़ा जो सीकर में था, फिर आपने राज्य भी छोड़ा, उसके बाद में भी इससे बाहर कैसे आए पत्रकारिता से? मतलब आप तो कंफर्ट में थे, आराम से छोड़ने में मैं सब चीज़ के लिए तैयार था। और तैयार इसलिए था कि मैं जब घर से गया था, देखो क्या है कि घर की परिस्थितियाँ इतनी ऐसी थी कि मुझे जो भी बाहर मिल रहा था मुझे लग रहा था कि ठीक है। फिर घर में केवल आपका परिवार है आपके साथ, वो सारे वो बात अलग है। उसके बाद जो आपको करना है, आप जो जीवन में आपने सपने पाल रखे हैं, आपको कभी फैक्ट्री मालिक बनना था, कभी हीरो बनना था, स्टार बनना था, कुछ भी बनना था, तो उसका तो प्रोसेस है। वो मैं अभी जो बात कह रहा था वो तो आपको फॉलो करना ही है। तो उस प्रोसेस में अब ये लाइन मिली, उसमें एक्सपोजर बहुत मिला। अखबार में खबर छपती है, खबर के ऊपर आपका नाम छपता है, 10 लोग 20 लोग आपको फ़ोन भी करते हैं, पहचानते भी हैं, पढ़ते भी हैं। जब मिलते हैं तब भी कहते हैं कि भाई साहब आपकी वो खबर बड़ी बहुत शानदार थी। और पत्रकारिता जगत के मित्र हैं, उनसे भी वो फीडबैक मिलता है, तो बहुत अच्छा जो लगता है। तो उसलिए मैं जो सारी चीज़ें छोड़ के गया था, कंफर्ट जोन छोड़ के गया, उससे तो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वहाँ जो है काम करते हुए मुझे लगा जो चीज़ें मैंने बताई आपको अभी, मुझे छुट्टी नहीं मिली। खासतौर से समस्या ये थी कि छुट्टी नहीं मिली मुझे। तो वहाँ कुछ परिस्थितियाँ भी प्रतिकूल हो गई थी, अपनी जगह से बहुत दूर भी चले गए थे और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो रही थी कि काम करने में बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था। काम बहुत अच्छा कर रहे थे, जिम्मेदारी भी बहुत थी, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें खपे हुए थे। तो लगा कि यार ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। और ये तो मैं वहाँ से आ गया। आने के बाद जो है मुझे यहाँ दरअसल क्या है कि वो वैकेंसी जो है टीचर की खुली हुई थी। घर वालों ने कहा कि ये आप जो है इसकी तैयारी करिए। तो और लोगों ने भी कहा, जो मेरे शुभचिंतक थे, मेरे टीचर थे, सभी ने कहा कि ये तैयारी आप करिए। मैंने कहा कि मुझे ये नौकरी शिक्षक विक्षक की नहीं करनी है। मेरा कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि जितना मज़ा मैं जो कह रहा था कि औरों को ऐसे मज़ा आने लगता है, वो मुझे भी आ रहा था। तो वो जो फीलिंग थी वो मैं भी ले रहा था। मैंने कहा मुझे ये नौकरी नहीं करनी, मैं अपने हाल में हूँ। लेकिन सबने जो कहा कि एक बार तू कर ले, फिर तू छोड़ देना, हम मान जाएंगे तेरे को नहीं करनी। अब अगर तू परीक्षा नहीं दे रहा है या उसमें शामिल नहीं हो रहा, इसका मतलब कि तेरे से हो नहीं सकती है। उन्होंने उस तरह का चैलेंज दिया कि करके छोड़ देना, तुम करके छोड़ देना वाली स्थिति आई। तो मुझे और फिर मुझे मेरी जो छोटी बहन थी उसको भी तैयारी कहीं ना कहीं शिक्षक वाली करवानी थी। तो मैं उसमें वापस जुड़ गया उस बहाने से कि मुझे चलो परीक्षा देनी है। मैं उसको तैयारी करवाने के लिए सीकर रहा। तो मैंने भी वो परीक्षा दी। मैंने परीक्षा दी, परीक्षा में पास हो गया। पास होने के बाद मुझे उस समय वहाँ एक अखबार के संपादक थे, उन्होंने तब भी कहा, पास होने के बाद भी कहा कि आप ये पत्रकारिता जो है इसको मत छोड़िए। ये बहुत सारे उन्होंने अनंत कुशवाहा जी और बड़े बड़े कई उदाहरण दिए कि बड़े बड़े लोग हैं, ये बड़ी बड़ी नौकरियाँ छोड़ के आए हैं, आपकी बहुत छोटी सी एक 3rd ग्रेड की नौकरी है, आप इसको छोड़िए और आप जो है पत्रकारिता को जारी रखिए, इसमें बहुत ऊंचाइयाँ आपको मिल सकती हैं, बहुत अच्छे आप पत्रकार हैं। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि सर एक बार तो मुझे घर का और उस तरह का वातावरण बन गया। फिर सरकारी नौकरी के सुख जो थे वो कहीं न कहीं सामने थे। वो फिर पत्रकारिता हमने जो संघर्ष किया वो कहीं न कहीं सामने आ गया। फिर वो टाइमिंग वाला जो था कि रात को 3 बजे 4 बजे तक आप बैठे हैं, आपकी आँखें दुख रही हैं, आपका सर दर्द कर रहा है, आपको उठने का सोने का कोई समय नहीं है, चिड़ियों की चहचहाट आप जो है वो कहीं महसूस नहीं कर सकते। तो फिर मैंने कहा कि एक बार जो है इसको ज्वाइन कर लेते हैं। और एक खास तौर से एक सामाजिक प्रतिष्ठा एक अलग तरह की, परिवार में समाज में अलग तरह की, वो जो आपकी पत्रकार के रूप में प्रतिष्ठा होती है वो अलग लोगों में होती है।
लेकिन वो सरकारी नौकरी की जो प्रतिष्ठा होती है वो परिवार में, समाज में अलग होती है। तो उससे बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन की जुड़ी रहती हैं। तो वो दूसरा एक अलग कंफर्ट जोन आ गया। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं एक बार तो नौकरी ज्वाइन करूँगा। अगर मुझे पत्रकारिता ही करनी होगी, मुझे नौकरी रास नहीं आएगी, तो मैं नौकरी छोड़ दूँगा और वापस आपके पास आ जाऊँगा। आप तो यहीं बैठे, कहीं जाने वाले हैं नहीं, तो मैं आपके पास वापस आकर नौकरी ज्वाइन कर लूँगा। ऐसे करके मैंने पत्रकारिता को उस समय एक बार के लिए विराम दे दिया। मैं उसमें शिक्षण में आ गया। मैंने अध्यापक की नौकरी ज्वाइन की। अध्यापक की नौकरी आप करना नहीं सकते थे, तो आप जो जिस तरह से बोल रहे हैं कि मुझे शिक्षक नहीं बनना था जी, मेरी इच्छा नहीं थी, और उसके बावजूद भी आपने नौकरी की। कैसा समय होता है वो शिक्षण का, जब आप बच्चों के बीच में होते हैं, आपके सामने बहुत सारे अभिभावक होते हैं जिनकी आंखों में सपने होते हैं अपने बच्चों को लेके, कुछ बच्चों के अंदर भी सपने होते हैं कि मुझे कुछ बनना है और ये मुझे कुछ बनाने वाले हैं। उस टाइम क्या महसूस होता है, क्योंकि आपने वो जीवन जिया है शिक्षक का? मैं पत्रकारिता के साथ साथ भी मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया था और सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के बाद भी पढ़ाया। शिक्षक नहीं बनना के पीछे ये था कि मैं पत्रकारिता कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ और मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ उस समय तो। और मैं उस समय जो पैसे जो मिल रहे थे उससे 1/4 भी आ जाना था। जो पैसे जो मुझे उस समय तनख्वाह मिल रही थी उससे 1/4 भी मुझे शिक्षक की नौकरी में, सरकारी सैलरी में आ जाना था। ये स्थिति उस समय की थी। तो वो बहुत सारा ऐसे कंफर्ट फील हो रहा था कि मुझे नहीं करना है सरकारी नौकरी के पीछे। मेरा कभी भी कोई रुझान नहीं रहा। हालांकि ये बात कोई मानेगा नहीं, क्योंकि आज के ज़माने में लोग पीछे पड़े रहते हैं सरकारी नौकरियों के, फिर भी मिलती नहीं है, तैयारी भी बहुत करते हैं, घर वाले पैसे भी बहुत खर्च करते हैं, बहुत मेहनत भी बच्चे करते हैं, फिर भी नहीं मिलती है। तो मैं कहता हूँ कि यार मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था सरकारी नौकरी ज्वाइन करने का, तो वो उनको जमता नहीं है। पर फिर भी मेरा वो नहीं था। लेकिन जब मैंने पढ़ाया, खास तौर से मेरी कोटा में पोस्टिंग हुई, बहुत रूरल एरिया है, रामगंज मंडी के पास जो है, वो मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास जो एक इलाका था, चेचट में रायखेड़ा एक स्कूल थी, उसमें मेरी पोस्टिंग हुई। बेहद ही मतलब गरीब भी कह सकते हैं, बेहद पिछड़ा हुआ भी, उस तरह का इलाका था। वहाँ मैंने पढ़ाना, मतलब मैं था, 2-3 साथी और नहीं लगे थे, 2-3 साथी पुराने थे। तो पुराने साथियों ने तो ढेरा पकड़ रखा था, क्योंकि वो वहाँ का जनरल ढेरा वही था, आदिवासियों का गांव था। लेकिन मुझे मैं जब वहाँ गया तो मुझे भी ये कहा गया कि अच्छा स्कूल है, 12 बजे खुलता है, 3 बजे बंद हो जाता है, और आपको बहुत मतलब अच्छा रहेगा आपके लिए, दूर से आप आते हो तो आप गाँव जाने में ईजी रहेगा, कोई ज़्यादा परेशान नहीं है, कोई इस गाँव में जांच करने नहीं आता, अधिकारी कुछ भी नहीं आता। मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ें, वो कभी संस्कार में इस तरह की रही नहीं कि इतनी हरामखोरी हम करें, इतनी कामचोरी हम करें, तो उतना नहीं रहा। तो बहुत ज़्यादा ईमानदार या बहुत ज़्यादा उस तरह के कर्मठ में हो सकता है हम नहीं हों, लेकिन उतनी कामचोरी हरामखोरी भी नहीं हो सकती। तो वहाँ जो वो व्यवस्था मिली वो बहुत बेकार मिली। पहली बार जब हम गए, अपने बच्चों को देखा वहाँ पे, तो स्कूल टाइम में कोई बच्चे आए नहीं थे, कोई नहीं आया था। फिर हमने 3 लोग हम नए जो थे, उन सब ने जो है बुला के लोग बच्चों को इकट्ठा किया बड़ी मुश्किल से। मुझे कहा कि प्रार्थना करनी है, तो बच्चों को समझ में नहीं आया कि प्रार्थना क्या होती है, क्योंकि उन्होंने कभी वो कल्चर देखे नहीं। 12 बजे आए तो वो कराया और वो चले गए, उस तरह का माहौल चल ही रहा था। तो उसमें जो है हमने थोड़ा काम करने की कोशिश की। तो उस समय जो महसूस हुआ, वो जो मैं आपको मैंने कह दिया कि मैं शिक्षक बनना नहीं चाहता था, उसके बहुत उलट सा मामला था कि शिक्षक बनना, मुझे लगता है कि अब भी मैं इस मौके में इतना रहने के बाद, एंजॉय करने के बाद, मैं ये कहता हूँ कि शिक्षक बनना जो है बहुत ही खूबसूरत काम है, बहुत अच्छा काम है। और रिजल्ट, सबसे बड़ी चीज़ है रिजल्ट। आप जैसे गांव में हम बाजरी के पौधे में और बरसात के दिनों में यूरिया डालते हैं, तो यूरिया डालने के बाद दूसरे दिन जो पौधा जो है वो लहला उठता है, आपको रिजल्ट दिखता है। कल जो हमने यूरिया डाली, उसके बाद जो बारिश हुई, बारिश होते वो पौधा जो है एकदम उसकी रौनक ही अलग हो जाती है एक ही दिन में। तो आप जो बच्चों को पढ़ाते हैं, आप उसका रिजल्ट एक ही दिन में देख सकते हैं। आपने आज बढ़ाया, कल आप देख सकते हैं कि वो रिजल्ट आ रहे हैं। आप में वो झील तो होनी चाहिए, वो जो ऐसा कोई किस्सा है आपको याद? ऐसा कोई समर्पण तो होना ही चाहिए। ऐसा कोई किस्सा आपको याद है जब आपने कोई बीज डाला हो, उसका रिजल्ट आया हो? ऐसा किस्सा मैं जो शेयर करना चाहूँगा, मैं सभी लोगों के लिए भी, सभी शिक्षकों के लिए भी वो चीज़ है
क्योंकि मैं बहुत सारे मंचों पे ये बात कहता भी हूँ कि हमारी जो आजकल कहते हैं कि मोबाइल ने जो है ख़त्म कर दिया लिखने पढ़ने को और इस तरह की चीज़ों को, वो एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ उसी समय की कि हमने वहाँ बच्चों को पढ़ाई किताब पढ़ना आता नहीं था। 7वीं तक के बच्चे थे, उनको भी किताब पढ़ना कुछ आता नहीं था, बहुत ही कमज़ोर बच्चे थे और उस तरह की रुचि न तो पढ़ाने वालों की कोई थी और न कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा। वो जो उस समय की स्थितियाँ वो बता रहा हूँ आपको, वो उस तरह सरकारी स्कूल में हाँ वो उस तरह की चीज़ें थी। मतलब हमसे बहुत पीछे वो इलाका था। मतलब तो चूरू में आप ऐसे स्कूल की कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ वो चीज़ें थी। तो मैंने क्या किया, मैंने बच्चों को देखा, फिर मैंने वहाँ की लाइब्रेरी देखी। लाइब्रेरी, हर स्कूल की लाइब्रेरी में 100, 200, 500, 1000 और उससे भी ज़्यादा किताबें होती हैं हमेशा। और होता क्या है कि उन किताबों पे ताला रहता है। लाइब्रेरियन की पोस्टें आमतौर पे यहाँ पे खाली हैं। खाली नहीं भी हो तो ये प्रवृत्ति का मामला है, खाली नहीं भरी भी रहेंगी तो भी लाइब्रेरियन भी कोई दूसरा काम करता रहेगा, ये हो सकता है। क्योंकि स्कूलों में अलग तरह के बहुत सारे काम होते हैं, स्टाफ का विवाह होता है, शिक्षकों का विवाह होता है, तो वो भी मिल सकते हैं। वो केवल रुचि की बात है। तो हमारे हिंदी के जो साथी हैं उनको कम से कम ये जिम्मा संभालना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी भी है। लेकिन कौन इस पचड़े में पड़े, ज़्यादातर 90% यही हालत है कि इस चक्कर में लोग नहीं पढ़ते हैं। तो वहाँ भी ये हालत थी कि अलमारी थी, अलमारी में जब जनरली पढ़ाई नहीं हो रही, जो किताबें पढ़ाई जानी है पहली, दूसरी, तीसरी को, वही नहीं पढ़ाई जा रही, तो वो जो मैं कह रहा हूँ साहित्य की किताबें या उस तरह की किताबें, बाल मनोविज्ञान की किताबें, वो कौन पढ़ाएगा। बोला तो मैंने देखा कि ये कोई अच्छी चीज़ हो सकती है। मुझे आइडिया आया कि बच्चों को पढ़ने वढ़ने में रुचि नहीं है और ये जो हम सिलेबस पढ़ाते हैं उसमें थोड़ी सी निरस्ता तो कहीं ना कहीं होती है। मुझे लगा कि इन चीज़ों की बजाय हम थोड़ा सा ऐसे इसको कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ उन बच्चों को किताबें देनी शुरू की। पहले दिन मैंने कहा कि भाई 7वीं वाले बच्चों को मैं किताब दूंगा, सबके सामने दी, लेकिन केवल उन्हीं को दी। तो चित्र कथाएँ, बाल कथाएँ, उस तरह की चीज़ें, बहुत सामान्य भाषा की, सरल भाषा की किताबें होती। तो जो बच्चे मतलब किताब सिलेबस वाले नहीं पढ़ पा रहे थे, 10-5 दिन के बाद मैंने देखा कि मतलब उन बच्चों की मतलब पढ़ने की क्षमता बढ़ गई, क्योंकि उसमें बहुत रोचक चीज़ें और वो चीज़ें बच्चे पढ़ने लग गए। और 7वीं के बाद मैंने 6ठी को दी। मैंने उस तरह का उसको उनमें जो है वो एक तरीका कंपटीशन पैदा किया। मैंने कहा कौन पढ़ना चाहता है तो कौन पढ़ के मुझे दिखाएगा, उन लोगों को मैं ये किताबें दूंगा। लास्ट में अरविंद जी स्थिति ये आ गई कि लास्ट में दूसरी तीसरी के बच्चे भी जो है ना वो किताबों को लेने के लिए वो बेताब रहने लगे, मुझसे कहने लगे कि सर मुझे ये किताब चाहिए। और मुझे चूँकि पता ही था कि कितना पढ़ पाएंगे कितना नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन वो उनमें कम से कम एक अवेयरनेस तो पैदा हो। तो बहुत दूसरी तीसरी तक के बच्चे किताबों को पढ़ना सीख के, जहाँ 7वीं 8वीं के बच्चे, 7वीं के बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे थे, दूसरी तीसरी के बच्चों तक में उनमें वो चीज़ मैंने देखी। उनमें बहुत कम मतलब महीने 20 दिन में मैंने ये असर देखा। मुझे लगा कि ये बहुत बड़ा जरिया हो सकता है कि हम जो चीज़ें सिलेबस के ज़रिए नहीं पढ़ा सकते उनको इस साइड से हम कर सकते हैं। और इसमें साथ में मैं अपनी बात ऐड कर दूँ, हिंदी की जो हमारी जो स्कूलें हैं उनमें स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। मोबाइल तो अब आया है, उसके पहले से स्थितियाँ ख़राब हैं, हम सारे लोग इसके जिम्मेदार हैं। और मैं अपनी बात कहता हूँ कि जब हमारे स्कूल में बहुत सारी किताबें थी, मैं जिस स्कूल में गांगू की जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में बहुत सारी किताबें थी। लाइब्रेरियन थे कि नहीं थे हमें नहीं पता, लेकिन हम किताबों को देखते थे, साल में 1 या 2 बार उनकी जब चढ़ना होता था या कोई ऑडिट वगैरह उनकी होती थी तो हम उनको एक बार देखते थे। हमारा मन बहुत करता था कि इन किताबों को ले जाएँ पढ़ें, लेकिन हमें वो किताबें मिलती नहीं। कोई ट्रेंड ही नहीं था कि बच्चों को इस तरह की किताबें देनी है कि ये पढ़ सकते हैं। एक तो ये रहता था कि ये सिलेबस ही नहीं पढ़ते तो क्या पढ़ेंगे, मेरे जैसे 2-4 बच्चे हो सकते हैं पढ़ना चाहते हैं। और वो बहुत गलत ट्रेंड था। हमने खुद इन चीज़ों की हत्या अपने हाथों से की है। किसी मोबाइल का कोई दोष नहीं है, किसी टीवी का कोई दोष नहीं, हम जो खुद खा गए। क्यों खा गए? बच्चा किताब फाड़ देगा, जब भी फाड़ देगा तो फाड़ देगा, इतनी संपत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। बच्चा पढ़ने में अगर किताब फाड़ रहा है तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और हमारे पास 1000 ऑप्शन होते हैं, उन फाड़ी हुई किताबों का हम क्या करेंगे। किताब गुम हो गई तो लास्ट में उसका निस्तारण कैसे होगा, किताब जो है फट गई तो उसका निस्तारण कैसे होगा। सरकारी सिस्टम में इन सब चीज़ों के लिए प्रक्रियाएं तय हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बहाना के साथ ये बच्चे पढ़ते नहीं, फाड़ देते हैं किताब। क्योंकि आपको किताब देने के लिए एक समय निकालना पड़ेगा, किताबों को वापस लेने के लिए एक समय निकालना पड़ेगा, समय तो हमारे पास है ही। फिर उस खूबसूरत पेशे को छोड़ क्यों दिया? शिक्षक का जो पेशा था उसको क्यों छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया? इसका कोई बहुत अच्छा जवाब मेरे पास नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है कि आदमी
निर्णय जो करता है वो करता है समय के हिसाब से, तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से, और जो मूल्यांकन करता है वो उसका बहुत बाद में करता है। तो पहला तो अट्रैक्शन ये था कि मैं पत्रकारिता में रहा था। जब मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं वो जो अंदर की चीज़ थी वो पत्रकारिता वाली वो जाग गई कि यार इसके बहाने अपन वापस अपने उसी फील्ड में चले जाएंगे। एक नाम के साथ लिखा हुआ था अधिकारी, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, कहीं ना कहीं वो भी जो है मुझे वो बनना तो वही था ना, वो बनने की प्रक्रिया में था मतलब, तो मैं कहीं ना कहीं वो प्रभावित किया। दूसरा मेरी पोस्टिंग बहुत दूर थी, मैं कोटा चचट यहाँ से था, मतलब गांव से जाना आना बहुत ही भारी भरकम एक प्रक्रिया उसकी थी। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए जब ये सिलेक्शन हुआ तो कोई भी आदमी आपको ये नहीं कहेगा कि आप 3rd ग्रेड की नौकरी को छोड़ के जहाँ आपके नाम के आगे ऑफिसर लगता है आप वहाँ नहीं जाइए। तो वो एक सामान्य सा फ्लो होता है, हर आदमी की भावना वो ही है, उसी भावना में मैं भी बाहर और मैं इस फील्ड में आया। इस फील्ड का अपना काम है, इसका अपना संतोष है, मुझे कोई उसकी मतलब मुझे इस फील्ड का कोई गम नहीं है, उसको खोने का गम जरूर है। और सारी चीज़ें तो एक आदमी मतलब साथ साथ कर नहीं सकता, जिस रूप में कर सकता है हम भी कोशिश करते हैं कि जहाँ अगर बच्चों को कोई चीज़ बतानी है या पढ़ानी है, या शिक्षकों के लिए जैसे मैंने कहा कि हमने लाइब्रेरी को खत्म कर दिया, सिस्टम को ही खत्म कर दिया, हम वापस खड़ा कर सकते हैं उसको। हिंदी के सारे साथी जो है वो ये संकल्प ले लें कि हमको अपनी लाइब्रेरी को रीच करना है और अच्छा काम करना तो कर सकते हैं। हमारे एक साथी हैं अभिनव सरोवा, आपने फेसबुक पे यूट्यूब पे देखा होगा। अभिनव सरोवा ने बच्चों के लिए मतलब इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं कर रखी हैं, केवल अपने पैसे से या फिर जो है अपने साथियों को वो आमंत्रित करते हैं, कुछ साथी किताब भेंट करते हैं, सब बच्चों के लिए किताबों के लिए अच्छे उन्होंने जो है वो हिंदी प्रयोगशाला के नाम से लाइब्रेरी अपने स्कूल में बना रखी है। तो उस तरीके से काम बहुत सारे लोग कर ही सकते हैं। आप संदीप जोशी हैं, वो अपने ढंग से उस चीज़ को किसी काम को अपने ढंग से कर रहे हैं, उनका साहित्य में बहुत ज़्यादा उस तरह का नहीं है, लेकिन वो दूसरे काम कर रहे हैं रचनात्मक। तो मतलब कर बहुत सारे लोग सकते हैं, लेकिन हम देखो केवल शिक्षकों की बात नहीं है, सभी की बात है। सरकारी नौकरी में आने के बाद आदमी अपने आप को बहुत बड़ा वो एक अलग ही समझने लगता है, उसको लगता है कि हम काम करने के लिए थोड़ी वो है। ज़्यादातर लोगों की, मैं चूँकि सरकारी नौकरी में हूँ इसलिए कह सकता हूँ, आप ये बात कहें तो हो सकता है कल को कोई बहुत सारे लोग विरोध में आपके खड़े हो जाएं, तो मैं चूँकि हूँ इसमें इसलिए कह सकता हूँ, मैंने देखा है सिस्टम को कि काम करने में रुचि मतलब बहुत कम रहती है। जहाँ ज़रूरी हो जाए कि करना ही पड़ेगा, ज़्यादातर लोग तभी काम करते हैं। तो ये है, शिक्षकों के पास तो बहुत सारे काम फिर इस तरह के हैं कि उनको मैनेज तो देखो करना ही पड़ेगा। अगर कोई अतिरिक्त काम करना है, कोई नवाचार करना है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, पर वो दे सकते हैं क्योंकि वो इसी के लिए बने हैं, इसी के लिए उसको सैलरी भी बनती है। और ये इस काम के लिए हम कहते हैं कि राष्ट्र निर्माता जैसा काम है, तो उसमें अगर आपके 8 पीरियड हो गए, अगर 9वां 10वां 11वां पीरियड भी आपने दे दिया वहाँ पे, बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छा वातावरण महाविद्यालय का होता है। आप बच्चों के बीच रहते हैं, हमेशा जवान रहते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ें बच्चों से सीखने को आपको मिलती है। बहुत मतलब उस फील करने की बात है। फील नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप जो कर रहे हैं कर रहे हैं। बच्चों की बात कर रही, बच्चों को किताब नहीं दी जाती है, लेकिन किताब तो बड़े भी नहीं पढ़ रहे, जो कि आप किताबें लिखते जा रहे हो, आपकी किताबें भी बड़े नहीं पढ़ रहे, इसलिए तो बच्चे नहीं पढ़ रहे। बड़ों की रुचि नहीं, बड़ों को लगता है कि किताब पढ़ना जरूरी है, तो बच्चों को भी देते ना किताब। नहीं, आप मोबाइल अगर मोबाइल ने ऐसा नुकसान नहीं किया है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ मोबाइल ने बड़ा नुकसान किया। पढ़ने की जो आदत है लोगों की, उसका बहुत बड़ा नुकसान किया है। किया होगा, मैं तो मोबाइल से पहले से पढ़ रहा हूँ और अभी पढ़ रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो किताब लिखते हैं इसलिए आप पढ़ते होंगे जी। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। आम आदमी को तो रीडिंग टाइम उसका कम हुआ है, उसका अखबार पढ़ने का टाइम भी कम हुआ है, किताब पढ़ने का टाइम कम हुआ है। आप ट्रेन में चले जाइए, 2-3 बातें, बस में चले जाइए, पहले लोग अखबार या किताब पढ़ते मिलते थे, वो लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते थे, तो नहीं पढ़ते होंगे भाई। आप जो जबरदस्ती किसी चीज़ को, जिसकी प्यास जो पानी से गुजर रही है, जहाँ पानी नहीं हो सकता है कोको कोला पी रहा हो, पानी जहाँ उपलब्ध है वो कोको कोला क्यों पिएगा, क्या जरूरत है उसको। उस जो आदमी मनोरंजन के लिए पढ़ रहा था केवल, या टाइम पास के लिए पढ़ रहा था, वो हो सकता है नहीं पढ़े उसको। लेकिन आप प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कमी इसमें आई है, क्योंकि लोग मोबाइल पे भी पढ़ रहे हैं किताबों का भविष्य है, मोबाइल पे भी किताबें पढ़ रहे हैं। किताबों का भविष्य तो हमेशा ही रहेगा, किताब तो किताबें रहेगी। हमें सारी चीज़ें उपलब्ध है, लेकिन हमें जो ये किताब पढ़ने में, इस कागज़ की और स्याही की जो गंध में जो आनंद आता है, तो बैठ के किताब हाथ में लेके पढ़ने में, मैंने तो आज तक एक भी किताब नहीं पढ़ी मोबाइल से।
तो इनका तो रहेगा ही रहेगा, और एक तरह की प्रामाणिकता भी रहती है, एक तरह का वातावरण भी रहता है, बहुत सारी सुविधाएं भी इनकी है। तो मुझे लगता है कि वो तो हमें जब पढ़ना ही है तो हम किताबों को क्यों नहीं पढ़ें, मोबाइल में क्यों बैठे हैं, मतलब उसमें आँख भी आपको अपनी कहीं ना कहीं नुकसान होगा, उसका जो रेडिएशन होता है उससे भी आपको जो नुकसान होना होता है वो होगा, आपका स्क्रीन टाइम, और आप दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट भी होंगे, क्योंकि आप मोबाइल लेके बैठे हैं, फिर से कोई व्हाट्सएप मैसेज आ गया, आप पढ़ते पढ़ते बीच में उसको देखने लग जाएंगे। तो पढ़ने के लिए तो सबसे मुफीद तरीका तो यही है, पर आज की पीढ़ी अगर उससे भी पढ़ती है, या अगर इस तरीके से भी कोई प्रचार प्रसार या कुछ हो रहा है, बहुत सारे आयाम खुले भी हैं सोशल मीडिया से, बहुत ज़्यादा बहुत फ़र्क भी आया है आजकल से लेकर, बहुत लिख रहे हैं उस तरह का, और वो सोशल मीडिया पे चल रहा है। उसको मैं कोई ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया गलत है या सोशल मीडिया पे नहीं होता है, किताब का विकल्प वो नहीं हो सकता। आपने पत्रकारिता में भी और साहित्य में भी काफ़ी पुरस्कार लिए हैं, इन दिनों में कोई पुरस्कार नहीं देते देखा आपको? तो क्या तो रचनाकार उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पुरस्कार। देखो, सबसे बड़ी चीज़ जो रचनाकार के लिए लिखना है, मुझे सबसे बड़ी संतुष्टि लिखने से मिलती है, और लिखने के बाद जो थोड़ी बहुत जो चीज़ है वो छपने से मिलती है। उससे बड़ा पुरस्कार मुझे कोई लगता नहीं है कि उससे बड़ा कोई पुरस्कार जो होता होगा। पुरस्कार का अपना महत्व है, मुझे पुरस्कारों से कोई गुरेज नहीं है, मुझे पुरस्कारों का कोई मोह नहीं है। मतलब पुरस्कार जो है वो अपनी जगह है, लेकिन लिखना, मैं जब नहीं लिख पाता हूँ बहुत दिनों तक, कि इसे आप अच्छा माने या बुरा माने, मैं कुंठित सा हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे लिखना चाहिए, और मैं जब जिस दिन लिख लेता हूँ कुछ भी, मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि आज का दिन अपना बहुत अच्छा था, मैंने कुछ लिखा है। ये फीलिंग है मेरे लिए, यही पुरस्कार है। और लिखने के लिए क्या चाहिए? आदमी कब लिखता है, कब वो लिखने के लिए मोटिवेट होता है, कौन सी परिस्थितियाँ उसको लिखने के लिए तैयार करती है? वो या तो नहीं लिख पाते हैं, उनके लिए क्या कभी परिस्थितियाँ नहीं आती? भारतीय साहित्य परंपरा में काव्य के प्रयोजन है कि वो काव्य आदमी क्यों लिखता है। कोई आदमी प्रसिद्धि के लिए लिख रहा है, कोई आदमी धन के लिए लिख रहा है, कोई जमाना भी रहा है कि एक दो एक ऐसे रुपया मिलती थी लोगों को, वो भी है। धन के लिए भी लोग लिखते हैं, प्रतिष्ठा के लिए लोग लिखते हैं, अपने मन की खुशी के लिए भी लोग लिखते हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ा थोड़ा सब चीज़ों के लिए लिखते हैं। पैसा इसमें बहुत ज़्यादा उसमें है नहीं, जितनी मेहनत आप करते हैं उस तरह का जो करते हैं, पैसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब बहुत कम प्रतिशत, हज़ारों में एक या लाखों में एक कोई व्यक्ति होता होगा जो इस केवल साहित्य से और कमा के हिंदुस्तान में खा रहा होगा। दूसरी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो मैं इसमें हूँ तो मुझे अपने पत्रकारिता में, अपने प्रोफेशन में, उन चीज़ों में उसका लाभ अगर मिल जाता है, या एक आदमी नौकरी कर रहा है उसके साथ किताब भी लिख रहा है, तो उसकी एक अलग से एक प्रतिष्ठा बनेगी कि ये आदमी लेखक है, तो वहाँ ठीक है। लेकिन आदमी केवल लेखक ही है तो वो कहीं न कहीं नुकसान में उसमें रहेगा कि वो ठीक है, कुछ किताबें आजकल चल भी रही हैं, कुछ बच्चे कमा भी रहे हैं, लेकिन ये बहुत मतलब स्थायी रूप से कोई ऐसा इसमें है नहीं। मैं जो लिखता हूँ मुझे तो ये है कि मुझे लिखना पड़ता है। मैंने आपको बताया, मेरी तो व्यवस्था जैसा है कि मेरे भीतर तो कुछ भी ऐसे मुझे लगता है कि बहुत दिनों से लिखा नहीं, कुछ लिखा जाना चाहिए, तो अपने आप चीज़ें आती हैं। और फिर वो चीज़ें आती हैं, कई बार समय नहीं मिलता, चीज़ों को नहीं उतार पाते हैं, तो मन में एक फ्रस्ट्रेशन रहता है कि यार एक विचार आया था और वो कहीं गुम भी हो गया और अपन ने उसका कुछ किया भी नहीं। तो मुझे तो कम से कम जो है ये मतलब एक भीतर आग सी लग जाती है कि लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। मुझे न तो पुरस्कार के लिए लिखना है, न किसी और चीज़ के लिए, मुझे अपने लिए लिखना है। जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, उस तरह की चीज़ है कि मैं नहीं लिखूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं मतलब केवल सांस ही ले रहा हूँ। नहीं, मैंने पुरस्कार के लिए इसलिए पूछा कि पुरस्कारों पर काफ़ी विवाद होते रहते हैं जी, तो आपने भी देखे होंगे। बिल्कुल, पुरस्कारों पे विवाद होते हैं, विवाद अपनी जगह सही भी हो सकते हैं, लेकिन मतलब आप जो है कैसे एकदम से किसी चीज़ को इस तरीके से तय कर नहीं सकते कि जैसे जो है मैराथन होती है, दौड़ होती है 100 मीटर की, कि वो मतलब एक सेकंड पहले पहुंच गया, ये बाद में पहुंच गया। किताबों को उस तरीके से तो आप देख ही नहीं सकते। किताब जो है, निर्णायक जो है, उसका अपना एक नज़रिया रहता है। उस निर्णायक उस नज़रिए को उस किताब को किस ढंग से देखता है, उस लेखक को किस ढंग से देखता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें काम करती हैं, आप भी जानते हैं। एक चीज़ ये भी काम करती है कि मान लीजिए आपकी अभी एक किताब आई है, वो बहुत अच्छी भी आप नहीं है, लेकिन आपका बहुत अच्छा योगदान है साहित्य में, तो लोगों को लगता है कि ठीक है, अरविंद जी की ये किताब नहीं है, पर यार अरविंद जी ने बहुत अच्छा काम किया, आपको मान सम्मान मिलना चाहिए। उस तरीके से होता है। कई बार समग्र पे पुरस्कार मिलते ही मिलते हैं,
तो बहुत सारी चीज़ें काम करती है। कई बार लगता है कि इस आदमी को पुरस्कार की ज़रूरत ही है। मतलब आदमी ऐसी अवस्था में है जिसमें लगता है कि पुरस्कार की राशि भी उसके लिए काम करेगी और पुरस्कार भी उसे हौसला देगा। मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ गलत है, उसकी उसकी कृति हो सकता है कि थोड़ी कम ज़्यादा हो, पर ये अपना अपना एक सोचने का ढंग है। उसमें अगर कोई लिखने वाला, अच्छा किसी को पुरस्कार मिला, आपको लगा कि कृति कमजोर है, आप कृति की आलोचना कीजिए, वो तो आपको वैसे भी करनी चाहिए थी। आप आलोचना उसकी करिए कि इस किताब में ये कमजोरियां हैं और ये ठीक है, और इसके बजाय ये किताब अच्छी थी, ये भी ठीक है। लेकिन आप उसके लिए गाली गलौज पे उतर आते हैं या बहुत ज़्यादा आलोचना के उस पर उतर आते हैं, तो वो तरीका गलत है। दूसरा ये है कि अगर किसी किताब को, पुरस्कृत किताब के बदले किसी किताब को बहुत अच्छा बताया जा रहा है, अपने आप में पुरस्कार लेखक को उसी से संतुष्ट हो जाना चाहिए। मतलब इतनी इतनी सारी चीज़ हो रही है, और पुरस्कार के लिए ही थोड़े लिखना है। लिखने की बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे हैं। आप बहुत सारे लेखक कहते भी हैं मैंने इतना किया है, मुझे आज तक कुछ नहीं मिला, और फला व्यक्ति ने तो 2 ही किताब लिखी है, 1 किताब। मैं इस चीज़ को, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत अच्छी चीज़। पुरस्कार आपको मिलता है, कोई आपको इस चीज़ के योग्य समझता है, अच्छी बात है। पुरस्कार लेने में कोई बुराई नहीं है, पुरस्कार देने में कोई बुराई नहीं है। और पुरस्कार में थोड़ा बहुत जो आदमी अपना रुझान कहीं देखता है, किसी आदमी को लगता है कि चूरू की कोई संस्था पुरस्कार दे रही है, उसे उसका नज़रिया अपना रहेगा। वो बिहार में जाके हो सकता है पुरस्कार नहीं दे पा रहा हो, वो हो सकता है चूरू जुनून सीख के किसी व्यक्ति को उसके लिए चुन ले, तो चुन लिया तो चुन लिया। अब ये कोई मापदंड नहीं हुआ कि साहब वो तो बीकानेर में बैठा व्यक्ति उससे बढ़िया नहीं करता। हाँ, थोड़ी बहुत प्रमाणिकता ऐसे होनी चाहिए कि लगे कि ठीक है, ठीक व्यक्ति को पुरस्कार मिला। और अगर ऑब्लाइज ही करना है तो उसके दूसरे बहुत सारे तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन पुरस्कारों पे अनावश्यक विवाद वाली स्थिति की कोई बात नहीं। हम पुरस्कारों से कितने लोगों को जानते हैं? हमें कहाँ याद है कि हरिवंश राय बच्चन को कौन सा पुरस्कार मिला था, या सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला था, या बाबा नागार्जुन को कौन सा पुरस्कार मिला था? हमें कहाँ याद है? हमें उनकी रचनाएं याद हैं, वो रचनाओं के दम पे वो लोग याद हैं। तो पुरस्कार जो है इस तरह की कोई चीज़ है नहीं, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो देना मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई अच्छी बात है। तो मतलब आप पुरस्कार नहीं मिलने पर भी मुस्कुरा सकते हैं। बिल्कुल। आपकी लास्ट किताब जो आई थी वो, उसका शीर्षक यही था, मैं चाहूँ तो मुस्कुरा सकता हूँ। मैंने कहा, लेकिन उसके बाद में कोई किताब नहीं आई, शायद पुरस्कार नहीं मिलने पर नहीं आई। मैंने कहा कि पुरस्कार से मुझे कोई मोह भी नहीं है ऐसा, और पुरस्कार से मतलब जो है ऐसा कोई गुरेज भी नहीं है। पुरस्कार अगर मिलता है तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ। आप अगर कभी कोई पुरस्कार दिलाएं तो मैं ले लूँगा, बिल्कुल सहज उसको स्वीकार करूँगा। मुझे पुरस्कारों से ऐसे कोई वो नहीं है, और पुरस्कार का मोह भी नहीं है कि मैं आपसे आग्रह करूँ कि छोटिया जी मेरे लिए कोई पुरस्कार की व्यवस्था आप करिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात किताब की है, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है, आदमी की अपनी व्यस्तता भी होती है। मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें प्लस भी हो जाती हैं। नौकरी भी उस तरह की है कि वो 8 घंटे से कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम चाहती है। इस तरह की नौकरी है, ये कभी काम खत्म नहीं होता। ना संडे को आपकी एक्टिविटी बंद हो रही है शासन प्रशासन की, ना शनिवार को हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें वो चल रही हैं। आप सुबह 9 बजे से काम में लगे हैं, फिर रात को 9-10 बजे तक भी लगे हैं, उस तरह की चीज़ें भी चलती हैं। मतलब उस तरह का काम है। आप अखबार के आदमी, आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि उसी तरह का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमोबेश काम हमारा भी रहता है। तो एक कारण तो वो हो सकता है। दूसरा ये है कि मैं चाहूँ तो मुस्कुरा सकता हूँ, उसके बाद में ये रिंकी टेलर मेरी किताब आई है। तो ये भी नहीं है कि किताब नहीं है। रिंकी टेलर के बाद अब थोड़ा सा अंतराल हो गया है। अब नई किताब मेरी जो है पब्लिकेशन में है, जल्दी ही वो आपके हाथ में होगी। क्या नई किताब का क्या मजमून है, क्या सब्जेक्ट है इस बार? जो मैं चाहूँ तो मुस्कुरा सकता हूँ, वो मेरी डायरी पुस्तक ही थी, और डायरी पुस्तक ही ये जो आ रही है मेरी किताब, शीर्षक है आत्माओं में घुले दुख। तो वो डायरी पुस्तक ही जो है मेरी अब आपके सामने होगी, जिसमें जो पिछले जो 2-3 सालों की जो मैंने डायरी लिखी है, वो उसका सुख ये है कि हम थोड़ा साथ लिखते जाते हैं, और वही कहें कि जो हमें लगे कि वो किताब में आने योग्य है जो चीज़, उसको हम किताब में ले आते हैं। आत्माओं में घुले दुख, ये इस तरह का जो शीर्षक है, ये कि मैं चाहूँ तो कहीं मुस्कुराहट से लेकर दुख तक, क्या कहाँ जा रही है दिशा, कितने जा रही है दिशा? देखो, 2 बातें होती है। बहुत सारे लोग तो ये चाहते भी, इसका विरोध भी करते हैं। वो कहते हैं कि मोटिवेशनल कुछ होना चाहिए, और साहित्य मुझे लगता नहीं कि वो उसको इतनी बाधाओं में बांधा जाना चाहिए। साहित्य में पीड़ा पे आज से उपजा होगा गान वियोगी होगा, पहला कवि आपने पढ़ा ही है। तो और पीड़ा पे बहुत सारे लोगों ने अच्छी किताबें लिखी है, और पीड़ा जो है वो साहित्य का बहुत मतलब बड़ा स्वर है। तो ऐसे
कोई ये नहीं है कि ये दुख में हम चले गए। ये जो है शीर्षक कहीं ना कहीं से एक जो है, क्योंकि डायरी जो है रोज़ आपकी भावनाएं बदलती हैं, रोज़ आपके भाव बदलते हैं, किन लोगों से आप मिलते हैं, किन चीज़ों पे आप लिखते हैं, उन चीज़ों में से उन्हीं में से कुछ चैप्टर्स जो है उनकी भावनाओं को लेके ये शीर्षक जो है, एक किसी चैप्टर का शीर्षक था, उसको मैंने किताब का शीर्षक रखा है। तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि केवल एक ही प्रभाव उसमें आपको मिलेगा, उसमें भी वही सारी चीज़ें मिलेगी जो आपने, मैं चाहूँ तो मुस्कुरा सकता हूँ किताब में जो आपने देखा कि उसमें आपको मतलब डायरी में मैं सोचता हूँ कि यार तो उससे बढ़िया कोई विधा किसी लेखक के लिए हो नहीं सकती। वो खुले मतलब बिल्कुल खुला है, वो उसमें आत्मकथा भी लिख रहा है, वो उसमें संस्मरण भी लिख रहा है, वो उसमें मतलब वो जो देख रहा है वो लिख रहा है, वो उसका रिपोर्टाज उसको समझ लीजिए, फिलोसफी उसको समझ लीजिए। मेरी किताबों में तो केवल किताबों की समीक्षा भी, आप किताबों की चर्चा भी है, किताबों की समीक्षा उसको समझ लीजिए, फिल्म समीक्षा तक आप उसको समझ लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब राजनीति भी है, समाज भी है, विविधता है, दर्शन भी है, वो सारी चीज़ें चलती हैं। तो वो इसमें जो पिछली जो डायरी थी उसमें भी थी और इसमें भी आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि उससे आगे की चीज़ें इसमें हैं। हमें तो ये बताइए, जैसे नए जो कोई युवा लेखक हैं, नए इस फील्ड में आना चाहते हैं जी, किताबें लिखना क्या फायदे का सौदा है उनके लिए? क्या इसको करियर के रूप में बनाया जा सकता है? मैं मना नहीं करूँगा, क्योंकि मना करना तो एकदम से सारी संभावनाओं को खत्म ही कर देना होता है। हाँ। पर केवल मैं मना नहीं करूँगा इसलिए ये कहना कि सारे ही लोग जो है वो किताबों से जो है अपना करियर बना लेंगे और बढ़िया मतलब वो कमा के खा लेंगे, उनमें कम से कम उतना जो आत्मावलोकन तो खुद में होना ही चाहिए कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। आदमी अगर ठीक से लिखता है और उसको उस फील्ड में जाना है कि प्रोफेशनली अपने को कॉमर्शियली लिखना है, जो हम जो लिख रहे हैं उसको आप जो है एक मतलब जो आर्ट फिल्म और कॉमर्शियल फिल्म है उसकी तरह आप उसको अलग अलग बांट भी सकते हैं। कुछ आर्ट फिल्में भी अच्छी चल जाती हैं, कुछ कॉमर्शियल फिल्मों में भी आर्ट का जो तत्व हो सकता है। तो उस तरीके की किताबें हैं, साहित्यिक चीज़ें अलग हैं और वो चीज़ें अलग हैं। फिर भी बहुत अच्छी जो साहित्यिक किताबें हैं वो भी बहुत अच्छी चल रही हैं और लोग उससे अर्न कर रहे हैं। फिर भी मुझे लगता है कि एकदम से आपको इस पर डिपेंड होने के बजाय कुछ ऐसा अपना कोई काम ऐसा करना चाहिए कि जिससे आपकी आजीविका उससे चले, उसके बाद ही किताबें आप लिखें, क्योंकि वो संभावनाएं हैं लेकिन बहुत कम संभावनाएं हैं। तो एक व्यक्ति कोई शाहरुख खान बनेगा, उसके पीछे कितने लोग जो है मुंबई जाके बर्बाद हो जाते हैं। तो ये नहीं कह सकते आपकी कोई शाहरुख नहीं बन सकता, लेकिन उसके पीछे सारे लोगों का बर्बाद होना भी कहीं ना कहीं ये है। तो किताबों में बहुत संभावनाएं हैं, किताबों में आप करियर बना सकते हैं और आजकल तो बहुत सारे सेक्टर हैं, बहुत सारे विषयों पे किताबें लिखी जा सकती है, प्रोफेशनली भी लिखी जा सकती है। मोटिवेशनल किताबें बहुत अच्छी चल रही है कि सब्जेक्ट पे, पाठ्यक्रम के लिए, उन सब चीज़ों के लिए आप किताब लिख सकते हैं। कंपटीशन गाइड है, वो भी एक आपका सेक्टर हो सकता है, आप अपना साहित्य भी लिखते रहें, साथ में वो भी लिख रहे हैं। तो लिखना जो है अपने आप में लिखने वाले लोग बचे कहाँ हैं? तो बहुत कम लोग हैं इस फील्ड में। मैं कहता हूँ बहुत कम कंपटीशन है। आप सुबह एक फेसबुक पे पोस्ट लगाइए कि फला 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 चीज़ हुई, आपको लगेगा कि दिन भर में जो है बिल्कुल वही पोस्ट जो है कॉपी किए जा रहे हैं लोग। कंटेंट लोगों के पास है नहीं, लिखने का जो है वो एकदम से खत्म ही हो गया। तो सब उसको कॉपी कर रहे हैं, उसको दो शब्द इधर से उधर कर देंगे और बहुत सारे नहीं भी करेंगे और वो कॉपी पेस्ट हो रहा है। इसका मतलब लिखने वाले लोग बहुत कम रह गए। तो कंपटीशन में इसमें कुछ नहीं है, संभावनाएं अपने को अपने देखनी पड़ेगी कि हमारे पास कितना स्कोप है, हम कितना योग्य हैं और मार्केट के कितना योग्य हैं। अगर आपको कैरियर बनाना है तो फिर आपको बाजार के योग्य बनना पड़ेगा, तो उसकी अपनी एक दशा दिशा हो सकती है, उसके बारे में सोचना चाहिए। मैंने कभी इस तरीके से बहुत ज़्यादा सोचा नहीं, मैं अपना स्वार्थ सुखाए लिखता हूँ और किसी भी तरीके से वो कोई पब्लिकेशन से वो छप जाता है, मुझे बस उसमें संतुष्टि हो जाती है। पुरस्कार वाली कोई ज़्यादा इशू है। कोई ऐसे दो किस्से बताइए जब आपको इन किताबों के कारण से बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली हो, कोई ऐसा रिस्पॉन्स? ऐसा पर्टिकुलर तो नहीं है, पर दो किस्सों की जरूरत नहीं है। सब जगह जहाँ भी जाते हैं तो ये मतलब उसके साथ ये चर्चा होती है, कहीं भी परिचय करवाया जा रहा है कहीं भी, तो साथ में साहब एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं, ये राजस्थानी और हिंदी में बहुत अच्छा लिखते हैं, इनके साहब ये किताब बहुत चर्चित है। ये सब जगह ही ये चीज़ होती है, खासतौर से प्रशासन में भी हम जहाँ बैठते हैं वहाँ भी एक अतिरिक्त जो है अतिरिक्त सम्मान की नज़र से देखा जाता है कि ये है। और जब लोगों को लगता है कि लेखक है तो उसकी कई बार बेगार भी बहुत बढ़ जाती है, तो कई बार उसकी प्रतिष्ठा, उससे सम्मान तो कम से कम मिलता ही है। वो सब जगह ही मिलता है, कोई ऐसे
किससे विशेष की बात नहीं, हर जगह ही जो है इसका मुझे लगता है कि इसका लाभ मिलता है। और मतलब कहीं आप वो कोई बात आपने जो कही करियर वाली, वो अगर आपके पास सेपरेट है तो फिर आपको उसके लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ भी नहीं। तो आज जन्मदिन के मौके पर आपसे हमने करीब जन्मदिन के दिन के 2 घंटे आपके हमने चुराए हैं जी। और बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में जानने के लिए मिली, बहुत सारे नए खुलासे हुए और इसी के साथ हम इस इंटरव्यू का समापन करते हैं। जी धन्यवाद। 2 घंटे आपने निकाले, 2 घंटे मेरे लिए इसलिए अच्छे हैं कि मैं इस बहाने सभी के साथ बैठा हूँ, सभी मुझे सुन रहे हैं, तो मैं वो जन्मदिन जो है अपना मना रहा हूँ सभी लोगों के साथ। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है और आपने आज जो इतनी अच्छी लंबी बातचीत करी, और मेरी तो ये मानिए कि इस तरह की जो है पहली बातचीत है। मैं इंटरव्यू आमतौर पर इंटरव्यू वाली कोई व्यवस्था इस तरह की रहती नहीं कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं, लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, छोटी मोटी बाइट्स की बात है। तो आपने इतना अच्छा इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू इंडिया के लिए, और आपने मुझे इस लायक समझा और जन्मदिन के अवसर पर आपने ये तोहफा मुझे दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।